हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजार अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और एक बार फिर से बैंक निफ्टी की तरफ से लीडरशिप आती हुई दिख रही है। ग्लोबल सपोर्ट है और लोकल मार्केट हल्के एक्सपायरी के हफ्ते में। बचा हुआ 1.5 घंटा क्या करेंगे आप, कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए बाजार के एक्शन के लिए। अनिल जी, अच्छा तगड़ा एक्शन हो रहा है। क्लोजिंग में जाते समय अच्छे मूड में आ गए। नॉट बैड एक्चुअली। आई मीन फर्स्ट हाफ की सुस्ती से निकलकर अब सेकंड हाफ में चुस्ती में बदलती हुई दिख रही है। और दीप, अच्छी बात यह है कि लीडरशिप में कोई बदलाव हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी अब भी दूसरों के भरोसे नहीं है कि मुझे ही आपको ऊपर लेकर जाना है। आइए एक बार जल्दी से अब तक की बड़ी बातें देख ली जाए। 80 अंक निचले स्तरों से चढ़कर निफ्टी 19,350 के पास है, तो 44,500 के ऊपर निकलता हुआ बैंक निफ्टी दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको। आज का दिन है सरकारी शेयरों के नाम। जबरदस्त खरीदारी सरकारी शेयरों में, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे। पावर ग्रिड, बीपीसीएल जैसे सरकारी शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में से शामिल है। हमारी फेवरेट थीम पिछले 2 साल से लगातार जो रही है रेलवे, आज तूफानी तेजी होती दिख रही है और ये तेजी बिल्कुल ठीक वैसी दिख रही है इसी एक ज़माने में आप डिफेंस शेयरों में देखते थे। आईआरसीटीसी, रेल टेल, टेक्समेको, तब आपने 10-12% इन स्टॉक्स को चढ़ते हुए देखा है इंट्राडे में। आज वैसी कुछ दमदार मजबूती यहाँ बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स पूरा अपना सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी की तरफ आगे जो सपोर्ट आ रहा है बाजार में वो वहीं से आता हुआ दिख रहा है। मजबूत है 75 अंक ऊपर। और यूरोप के बाजार भी आधा % तक की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल सपोर्ट पूरा भरपूर मिलता हुआ दिख रहा है और इन्हीं के दम पर भारतीय बाजार भी अब तक अच्छी मजबूती बनाए रखने में कामयाब। मुझे याद है अनिल जी, ऑलमोस्ट 1 साल पहले सितंबर की शुरुआत में पिछले साल आपने बोला था अब बजट में 6 महीने हैं, 5-6 महीने तब बजट में थे। तब आपने बोला था कि अब रेलवे एक थीम है जो आप ध्यान रखनी चाहिए। वहां से जो रैली शुरू हुई है वो अब तक रेलवे शेयर्स में तो बरकरार है और अभी और चलेगी और चलेगी अभी और चलेगी। दीप, आप देखिए आज सुबह हमने टीटागढ़ से बात करी। आप देख लीजिए 5,000 करोड़ की 4,000 करोड़ की सेल्स के सामने 28,000 करोड़ की बुक है। यस सर। और आपको याद होगा कि जो लोग इस बात को लेकर डाउट कर रहे थे कि 125-150 रुपये वाला मझगांव डोक आप 800 रुपये में भी रिकमेंड कर देते हैं, 1000 में भी कर देते हैं, कैसे कर देते हैं इतना बढ़ने के बाद, तो आपको हमको लग सकता है इतना बढ़ा हुआ है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा इतना बढ़ा हुआ है। लेकिन आप ये सोचिए कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सी ऐसी कंपनियां गिनती की आपकी उंगलियों पर जिनके पास अगले 5 सालों के लिए, 7 सालों के लिए, 10 साल के लिए काम धंधा हो। बाजार ऊपर नीचे होगा अगले 5 साल में, 10 साल में, कई बार होगा। लेकिन उस ऊपर नीचे होने वाले क्रम में आपको मजबूत कंपनियां कौन सी दिखेगी? मजबूत कंपनियां वो दिखेगी जिनके पास आगे आने वाले सालों के लिए काम है। तो इसके वैल्यूशंस को लेकर आप हमेशा क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, वैल्यूशन कम है, ज़्यादा है, इतना भागने के बाद महंगे हो गए कर गए। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो फंड्स है, अगर उनको लाइफ टाइम हाई के आसपास किसी कंपनी में 10 से 15% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखे, 10 से 15% की अगर उन्हें प्रॉफिट ग्रोथ नजर आए, तो उनके लिए वो सेफ स्टॉक है उस प्राइस में भी। बजाय इसके कि आप 60, 70, 80 और 100 के मल्टीपल के पी मल्टीपल के स्टॉक खरीदें, आपको अब भी 15 और 20 के मल्टीपल पर वो स्टॉक मिल जाते हैं जो 15% की प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो बुरा क्या है, आप वो क्यों नहीं लेंगे? सही बात है। और इसीलिए फंड्स अभी भी खरीद रहे हैं। हमें लग सकता है कि 50 रुपये वाला टैक्स में कोरेल 150 हो गया, करेक्ट, ये तो इतना भाग गया, या 200-250 रुपये वाला टीटागढ़ वैगन्स आपका 800-900 रुपये हो गया। इसी तरह से लगभग सारे राइड्स हो, आरबीएनएल हो, सारे 3-3, 4-4 गुने हैं। लेकिन अब भी इन लेवल्स पर भी रेवेन्यू और प्रॉफिट की विजिबिलिटी जो है वो इन स्टॉक्स को लगातार फंड बाइंग की तरफ अट्रैक्ट करती है। सो आई थिंक जिन लोगों के पास है, इस पूरी तेजी का एक ही मंत्र है दीप, हमने जो इस बार मार्च के अंत से शुरुआत हुई है, अप्रैल में जिसने रफ्तार पकड़ी है और तब से लेकर अब तक मजबूत है, जल्दी से देना नहीं है। आपने अच्छे लेवल पर खरीदारी की है, बिल्कुल पकड़ के रखो। क्वालिटी शेयरों को छोड़ना नहीं है, पूरा पैसा बनाओ, भरपूर खाओ, सिंगल्स मत लो। चौके छक्के मारने वाली पीछे यहाँ पर 1-1, 2-2 रन लेकर अगर आपको अपने आप को सेटिस्फाई करें तो आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कोई और आएगा जो छक्के लगा के चले जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। सो ऐसा नहीं, आपको अच्छी स्टार्ट मिली है, उस अच्छी स्टार्ट का फ़ायदा उठाएं, अपनी इनिंग को बिल्डअप करें, सेंचुरी मारें। और कौन कहता है 2020 में आसानी सेंचुरी नहीं लगती, लगाना चाहें सब लग जाती है। अब तो एक ज़माना आएगा दीप, हम देखेंगे कभी 2020 में डबल सेंचुरी भी लगेगी। तो इसलिए बिल्कुल लगे रहें, डटे रहें और रेलवे शेयरों को बिल्कुल भी बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी नहीं, बहुत क्लियर है। चलिए
तो रेलवे शेयर्स पर तो करिए फोकस, और आज की भी मूव के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, वो भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। बट एक बार बाजार की अनिल जी राय दें। बैंक निफ्टी क्लियर कट इंट्राडे में ब्रेकआउट के संकेत बैंक निफ्टी पर आ चुके हैं। 44,525-550 के ऊपर निकलकर ये टिकने की कोशिश कर रहा है। अभी निकला है, 5-7-10 मिनट टिक जाता है और टिकेगा। मुझे लगता है कि वापस से 44,845,000 की तरफ जाने की बैंक निफ्टी की तैयारी है। वहाँ पर हम रिव्यू करेंगे। निफ्टी जरूर अभी भी ढीला है, लेकिन हमारा जो आज का टारगेट था, सुबह के जहाँ खुल रहा वहाँ खरीदिए और ऊपर में खरीदिए। 365 और 402 टारगेट लेकर चलिए। 365 आपके सामने है दीप। आज का ही आपका 365 बन चुका है। 400 425 अगले 2 टारगेट है, जहाँ तक निफ्टी भी जाने की कोशिश कर सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए 575 पे आने के बाद यहाँ पर 675, 725, 775, इसके बाद 950 तक के टारगेट्स अलग अलग हैं हर 50 पॉइंट में, जो मैं सुबह दे चुका हूँ 50-75 पॉइंट की रेंज में। तो बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, कोई चिंता की बात नहीं है। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए मार्केट पर भी व्यू। बने रहें, डटे रहें, कोई भी चिंता की बात नहीं। लेवल्स भी अच्छे हैं। थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी और डेटा भी समझेंगे अनिल जी के साथ। आइए तब तक बात करते हैं कुशल और साथी अरमान के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट आज पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर के नंबर्स आएंगे। साथ ही आईपी के लिहाज से विष्णु प्रकाश पुंगलिया, इसका आईपीओ आज बंद होता हुआ दिखेगा। जहां तक कल का सवाल है, कैश सेगमेंट से 4-5 स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आएंगे, जिसमें जिलेट, एसबीएस फाइनेंस, रेवटी इक्विपमेंट्स, एचएमए एग्रो और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट, जो अलकार्गो लॉजिस्टिक्स से हट के कंपनी बनी थी, डमर्ज होकर जो लिस्ट हुई थी, उसके नंबर्स भी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिडनबर्ग केस की सुनवाई भी होती हुई दिखेगी। साथ ही ऑटो पीएलआई स्कीम की समीक्षा के लिए 3 बजे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी है कल के दिन में। जहां तक तत्वचिंतन फार्मा का सवाल है, यहां पर बोर्ड मीटिंग होगी। क्यूआईपी के इशू प्राइस को लेकर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, इसकी लिस्टिंग होगी। सब्सक्रिप्शन आपको याद होगा करीबन 18.2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये, तो देखना होगा कि किस भाव पे इसकी लिस्टिंग होती है। जून महीने का हाउस प्राइस इंडेक्स यूएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही उनका अगस्त महीने का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा आएगा, उस पर भी आपको नजर रखनी है। जहां तक बुधवार 30 अगस्त का सवाल है, यहाँ पर आईटी एंड हार्डवेयर पीएलआई में अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी। साथ ही इंडियन बैंक, यहाँ पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी, एफपीओ या फिर राइट्स इशू के जरिए करीबन 4,000 करोड़ कंपनी जुटाती हुई नजर आ सकती है। कंट्रोल प्रिंट, इसका बायबैक बंद हो जाएगा। 24 तारीख को इसका बायबैक खुला था, आपको याद होगा। साथ ही ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, इसका आईपीओ भी खुलता हुआ नजर आएगा। 1 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कुल मिलाकर इशू साइज करीबन 491 करोड़ रुपए का है। एशिया कप ये भी शुरू होगा 30 तारीख से, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से दूसरी तिमाही की जो जीडीपी की सेकंड रीडिंग है यूएस का, वो इंपॉर्टेंट होगा। और अगस्त महीने का यूरोप के लिहाज से उनका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, वो भी आपके सामने आएगा। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी हैं? जी गुड आफ्टरनून। इंपॉर्टेंट खबरों में सबसे पहले अगर आपको ध्यान रखना है वो है वीपीआरपीएल, जहां आईपीओ जिसका आखिरी दिन है, लगातार बढ़िया सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगभग अभी 40 गुना के आसपास, अगर 35 से 40 गुना के आसपास धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा लगभग 38 गुना के आसपास हो चुका है। रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे 26 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। मनापुरम फाइनेंस, यहाँ पर 25 अगस्त को केरल हाई कोर्ट ने ECIR, जो कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वह उसको रद्द किया है। और ये वीपी नंद कुमार की मांग पर जो है ECIR रद्द किया गया है। LT फूड्स, यहाँ पर बासमती चावल एक्सपोर्ट पर लगी रोक का यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। कंपनी मुख्य तौर पर प्रीमियम चावल एक्सपोर्ट जो है वो करती है। यहाँ पर ये अपडेट आता हुआ दिखा है। मन इंफ्रा, यहाँ पर अगर आप मन इंफ्रा की बात करें तो मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने की इनकी योजना है और प्रोजेक्ट से करीब लगभग 4,000 करोड़ की आय का यहाँ पर अनुमान है। और ये जो आय है 5 साल में करीब 4,000 करोड़ की आय का जो है अनुमान करते हुए दिखे हैं। BPCL के चेयरमैन का AGM में बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ का जो है वो निवेश करने की योजना है। और एक्सक्लूसिव खबर ये भी आती हुई दिखी है कि चीन की गेमिंग बेटिंग एप्स पर और सख्ती की तैयारी है, जिसमें हाल ही में अगर आप हाल के दिनों में तेजी से एक्टिवेट हुए हैं ये ऐप्स, और इन पर यहाँ पर आपको पाबंदी और सख्ती करने की यहाँ पर बात चल रही है। कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें अगर आप बात करें जोमेटो, लगभग 2.14% इक्विटी, लगभग 18 करोड़ के आसपास के कई सौदे होते हुए दिखे। जियो फाइनेंशियल 67 लाख, पटेल इंजीनियरिंग 20 लाख, वरुण बेवरेजेस 18 लाख और PFC 43 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन इस वक्त आता हुआ, ढेर सारा खबरों के दम पर। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है इस वक्त तैयार, स्वागत किया जाए। कुणाल जी हमारे साथ है, वागले साहब भी जुड़ चुके हैं, हिमांशु जी, साथ ही सुमित जी मुस्कुराते हुए, सचिन जी और सिद्धार्थ जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल क्लोजिंग शो का
सबसे पहले वागले साहब के लिए वागले का वंडर। वागले साहब फरमाएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी ये स्टॉक मेरे रडार पर पिछले हफ्ते भी था, शायद राकेश जी कुणाल जी ने भी कवर किया है, और ये मेरा स्टॉक ऑफ द वीक है फेडरल बैंक। जो पैटर्न बना है एक क्लियर कट राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, 144 का करंट भाव है। मेरा 1 से 2 हफ्ते का टारगेट लगभग 155 158 का है, 1 से 2 दिनों का टारगेट 150 152 का है। तो यहाँ पर 144 में बाय करिए। 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 141 140 150 का। पहला टारगेट 150, दूसरा टारगेट हफ्ते मतलब 2 से 3 हफ्ते के टाइम फ्रेम से 158 टू 160 का टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से फेडरल बैंक पर खरीदारी की राय आती हुई इस समय दिख रही है। बाकी बैंक्स में भी अच्छा मोमेंटम आपको बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। तो बैंक्स की तरफ से जो अनिल जी बात कर रहे थे, लीडरशिप इस समय आपको उभरती हुई दिख रही है, और साथ ही फाइनेंशियल्स की तरफ से आ रही है। मनप्पुरम वैसे तो 92 पर अच्छी मूव दिखा रहा है। एबी कैपिटल देख लीजिए, इस पर % के अपर सर्किट पर ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। आज सुबह ट्रेड की पहली कॉल थी इंडिया बुल्स हाउसिंग, और वहां पर हमने देखा जबरदस्त मोमेंटम इस पर रखा है। आज वायदा कारोबार के बैन से भी आया है। हिमांशु जी बधाई, 190 का पहला टारगेट आपने दिया था वो हिट भी हो गया है। 10% के सर्किट पर फिलहाल है इंडिया बुल्स हाउसिंग। अब जब थोड़ी देर में सर्किट खुलेगा तो बताएं सर क्या करना है इस कॉल पे। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, थैंक यू। दीप देखिए, जिस हिसाब से इसका पैटर्न का ब्रेकआउट आज सुबह आया था, ये अर्ली इंडिकेशन थे कि स्टॉक में एक बड़ा मूव आ सकता है, और स्पेसिफिकली आई मेंशन कि ये स्टॉक 200 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और मुझे लगता है कि इस सर्किट के बाद आज या एक आध दिन में ये स्टॉक एक्चुअली 200 से 202 रुपए तक के एक मिनिमम मूव है जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक अचीव करने की कोशिश करेगा। तो जो पोजीशंस अगर सुबह किसी ने बनाई है तो डेफिनेटली होल्ड करें। मुझे लगता है कि स्टॉक 200-202 रुपए के आसपास तक एटलीस्ट जाता हुआ नजर आएगा। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करें, वैसे भी अभी तो सर्किट पर मुश्किल है खरीद। तो अगर ये एक आध दिन में थोड़ा सा कूल ऑफ होता है 185 186 के आसपास, तो वहां पर फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह का पैटर्न का ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि ना केवल ये 200 रुपए का शॉर्ट टर्म है, बल्कि थोड़ा सा पोजीशनल नजरिए से स्टॉक 225 से 230 रुपए की तरफ के लिए तैयार हो चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में सर्किट खुलने के बाद कुछ और मजबूती बनने की उम्मीद आप करें तो गलत नहीं होगा, यहां से और बढ़त आने की उम्मीद। आइए बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, और गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल जी अभी का जो स्टॉक होगा वो होगा पॉलीकैब, वायर्स एंड केबल्स का लीडर। पॉलीकैब पे बात है, टारगेट आपको रखना है 5270 का, 5270 का टारगेट रखना है। शॉर्ट टर्म टारगेट है, कई बार रेकमेंड कर चुका हूं। और ये पॉलीकैब क्योंकि वायर्स एंड केबल्स का लीडर है, 23 से 25% का मार्केट शेयर है। मार्जिन 11 से 14% पे आ चुके हैं। डोमेस्टिक मार्केट का आउटलुक बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। FY24 का जो केपेक्स है वो 600 करोड़ के करीब का दिख रहा है, जहां पे वायर्स एंड केबल्स में भी एक्सपेंशन है, साथ ही साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी एक्सपेंशन करने वाली है कंपनी। एक्सपोर्ट्स 10% का कंट्रीब्यूट करेगी कंपनी में, और आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ इंजन दिख रही है। पॉलीकैब 5270 का शॉर्ट टर्म टारगेट। तो ये है आपके लिए पॉलीकैब, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है, सुबह भी हम इसकी बात कर रहे थे, अच्छी मूव सुबह दिखा रहा था, और तब से अभी भी हम देख रहे हैं कि इस पर एक्शन आपको बरकरार है। इस बीच केमिकल कंपनीज, स्पेशली वो वाली केमिकल कंपनीज जो सोडा ऐश के कारोबार में है, उसमें रखिए नजर। आपको याद होगा लगातार 5 बार हमने टाटा केमिकल्स की तरफ से सोडा ऐश के दाम में कटौती होते हुए देखा है, बट पिछले 3-4 दिनों से सोडा ऐश के दाम में जबरदस्त रिबाउंड आया है। अगर आप चीन की बात करें, आज भी चीन में सोडा ऐश के भाव 13% जंप करते हुए आपको दिखे हैं। पिछले कुछ दिनों में करीब 20 से 25% की तेजी सोडा ऐश के दामों में आपको आती हुई दिख रही है। तो एक बड़ा रिबाउंड आया है। GHCL पर रखिए नजर, एंड ऑफ कोर्स टाटा केमिकल्स पर रखिए नजर। टाटा केमिकल्स तो इनफैक्ट DCW भी, और डेज हाई पर ये सारे स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहे हैं। 7.5% ऊपर है सर DCW इस समय। शुक्रवार को दीप हमने डिटेल एनालिसिस किया था, और हमने पूरा लिंक भी किया था कि किस तरह से 5 दिन में 13% और शुक्रवार को 6% बढ़ने के बाद आज फिर से 13% है, यानी कि 6 दिनों में 25% से ज्यादा के आसपास की बढ़त आपको सोडा ऐश के दामों में होती हुई दिख रही है। और ये खबर हम आपको ऑलरेडी फ्राइडे को बता चुके हैं, ताकि आप हमेशा
आगे रहें इस मामले में। और मुझे याद है अच्छे से तब 1003-1004 रुपये के आसपास का दाम टाटा केमिकल का चल रहा था जब फ्राइडे को हमने इस खबर को कवर किया, और वहाँ से अब आप देखिए किस तरह की दमदार तेजी बनती हुई दिखी है। टाटा केमिकल बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन में ये स्टॉक दिख रहा है। जरा इसके एक बार चार्ट्स पर राय ली जाए कुणाल जी से। कुणाल जी, दमदार एक्शन टाटा केमिकल्स में होता दिख रहा है। मुझे याद है या तो शुक्रवार को मैंने आपसे या वाघेला साहब से, अब इतना याद नहीं किससे पूछा था, लेकिन तब पूछा था तब भी आपकी खरीदारी की राय आई थी। बताएं सर चार्ट्स पर क्या है अपडेट्स। तो एक बार जरा टाटा केमिकल्स पर भी मुझे लगता है कि जी कुणाल जी बोलिए जी। अनिल जी देखिए, मैंने और राकेश जी ने टाटा केमिकल्स पर खरीदारी की राय दी थी और स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिख रही है। ये स्टॉक 1080 की पहली हर्डल की तरफ बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। नई खरीदारी भी आज क्लोजिंग बेसिस पर अगर आज 1025 के ऊपर बंदी आती है तो मेरी राय में बाय करना चाहिए। पहला टारगेट 1085 का, इवेंचुअल टारगेट 1125 रुपए का। तो टाटा केमिकल्स का स्ट्रक्चर ओवरऑल भी बहुत ही स्ट्रांग है और शॉर्ट टर्म में भी नया ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल बाय करके चलने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय टाटा केमिकल्स, और बाकी केमिकल स्टॉक्स पर भी रखी नजर। एक राय जरा सिद्धार्थ जी से भी ले ली जाए, वो भी ये सारे स्टॉक्स काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सिद्धार्थ जी, लगातार दामों में कटौती होती गई, कुछ महीनों तक ये सिलसिला चला, बट 2-3 दिनों में बड़ा रिबाउंड आया। सर क्या चल रहा है यहाँ पर, जरा बताएं। सोडा ऐश के प्राइस में रिबाउंड, एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को क्या करना है? देखिए, इन्वेस्टर्स को तो बने रहना है, क्योंकि अब इतने क्वार्टर्स के नरमी के बाद, सोडा ऐश के प्राइसेस के नरमी के बाद अब थोड़े से फॉर्म अप हो रहे हैं। अभी भी जो इक्विलिब्रियम या पैरिटी के प्राइसेस है वहां से काफी नीचे है। तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली यहां से इन्वेस्टर को रुके रहना चाहिए जिसने टाटा केमिकल पे निवेश किया है। और हम जानते हैं कि टाटा केमिकल सोडा ऐश का लीडर तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे नंबर्स डिलीवर करते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बेहतर हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो अब फायदा मिलते दिख रहा है, इस पे आपको हड़बड़ी करके निकल नहीं जाना चाहिए। वेट करें, वेट एंड वॉच करें। एंड वॉच बेटर रहेगा, हड़बड़ी करके अब निकलिए मत, थोड़ा होल्ड करिए। अब प्राइसेस आपके आ रहे हैं वापस लंबे समय बाद, देखते हैं यहाँ से और कैसा एक्शन बनेगा। एक और स्पेस जहाँ पर बड़ा एक्शन बना हुआ है आपके रेलवे स्टॉक्स हैं, और बाकी रेलवे स्टॉक्स पर तो हम लोग एक्शन देखते हैं। IRCTC लॉन्ग टाइम अंडर परफॉर्मर, ये भी मूव कर रहा है। आई थिंक सचिन जी आपकी तरफ से रिसेंटली रिकमेंडेशन भी थी IRCTC, बताएं सर क्या करना है इसमें। आज 3% ऊपर, फिलहाल डेज हाई पर है। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, फ्राइडे के सेशन में मॉर्निंग शो में हमने ये रिकमेंडेशन दी थी, लगभग अराउंड 655 के आसपास ये रिकमेंडेशन थी, 675 एंड 690 के टारगेट्स के लिए। तो ऑलमोस्ट ये फर्स्ट टारगेट भी अचीव हो चुका है। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न हम रीड कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है एंड एक स्प्रिंग इफेक्ट आनी चाहिए, तो वो स्प्रिंग इफेक्ट अभी काफी एविडेंट है। बट मुझे लग रहा है ये तेजी यहीं पे थमेगी नहीं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 714 से लगभग ऊपर के कोड्स भी इसी पर्टिकुलर लेग में अनफोल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी खरीदारी ही करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस थोड़े से ट्रेल कर सकते हैं 665 के आसपास, एंड क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉप लॉसेस रिटेन करें। मुझे लग रहा है जल्दी कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक 735 तक भी एक्सटेंड करेगा इस पर्टिकुलर रैली को। सो जरूर अपने खरीदारी के रेडार में रखें। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने ये पोजीशन बनाई है तो थोड़ा सा मुनाफा बांध दे, बट बैलेंस पोजीशन के लिए 665 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए, एंड टारगेट्स लगभग अराउंड 735 तक विजिबल है। तो जरूर इस पर्टिकुलर मूव को राइड करना चाहिए अग्रेसिवली। तो 50 से 60 रुपए की मूव और आ सकती है, ये व्यू बन रहा है। IRCTC पर फिलहाल 3% ऊपर है। NBFCs की हमने बात करी जहां पर एक्शन हो रहा है। मैक्स फाइनेंशियल, इस पर भी फ्रेश बाइंग इस समय आपको आती हुई दिख रही है। एक बार कुणाल जी से मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट पर ली जाए राय। कुणाल जी जरा देखें सर, डेज हाई पर है, पिछले 5-10 मिनट में एक्शन थोड़ा ज्यादा बना है इस पर। देखिए, बहुत ही शानदार चार्ट है दीपांशु। मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट अगर आप देखें, कल हमने जरूर स्टॉक में ऊपरी स्तरों से कुछ सुस्ती देखी थी, और अब देख रहे हैं कि वापस से स्टॉक मजबूत हो रहा है और एक मेजर लेवल को आज पार करके उसके ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। इन स्तरों पर अगर आप बाय कर रहे हैं तो 905 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 980-85 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो मैक्स फाइनेंशियल भी मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर है, बाय करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी काफी स्ट्रांग है, तो बिल्कुल खरीदारी कराए। परफेक्ट। तो खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त मैक्स फाइनेंशियल्स पर। आइए राय खरीदारी की किस पर आ रही है, सुमित जी की तरफ से जान लेते हैं। बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है।
स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 59 रुपीज 40 पैसा, 59 रुपीज 50 पैसा। स्टॉक का नाम है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। SJVN के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। ये स्टॉक हम कंटिन्यूसली लो लेवल से रिकमेंड करते हुए भी आ रहे हैं और अभी भी स्टॉक के अंदर हमें लगता है कि यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज था, ऊपर का मूव दिखाया, फिर साइडवेज हुआ और अब ये ब्रेकआउट आ रहा है। आज का कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रहा है। पिछले 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं और ऊपर में जैसे 60 रुपए 40 पैसा 50 पैसे का लेवल टूटेगा तो 8 से 10% का मूव आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। 56 रुपए के स्टॉप लॉस से SJVN के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट 65 रुपए का, दूसरा टारगेट 68 रुपए का। SJVN में खरीदारी करें 56 के स्टॉप लॉस से, 65 और 68 के टारगेट्स के। सर टारगेट खरीदारी SJVN में। आइए बिगुल BTS डबल टी का सचिन जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा सा दबाव रहा है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एम्फेसिस ने एक सपोर्ट तोड़ा है 2350 के आसपास का, तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। इनफैक्ट जिस तरीके से ये कन्वर्जेंस हो रहा है, आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 2380 पे लगाए एंड इमीडिएटली मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है 2280 तक का। सो बिकवाली करनी है एम्फेसिस के फ्यूचर्स में 2380 का स्टॉप लॉस होगा एंड लगभग अराउंड 2270 का टारगेट। तो ये है आपके लिए एम्फेसिस में बिकवाली करने की राय। आज का कह सकते हैं काइंड ऑफ दूसरा शॉर्ट कॉल, क्योंकि हिमांशु जी ने डेल्टा का पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। उसके अलावा सचिन जी की तरफ से आया सुबह कंडीशनल पुट ऑप्शन खरीदने की राय विश्वेश जी ने दी थी 44,400 के आसपास बैंक निफ्टी का। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दूसरा और फ्यूचर्स में सीधा सीधा पहला शॉर्ट कॉल आज का सचिन जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे। एग्रोकेमिकल कंपनियों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। विदेशी मांग कमज़ोर है, चिंताएं हैं, लेकिन लोकल डिमांड अभी भी मजबूत है। ऐसे में क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ खराब एग्रोकेमिकल कंपनियों के लिए बताने के लिए तैयार है आशीष बताइए क्या कह रही है आपकी रिसर्च। सर रिसर्च ये बता रही है कि जो घरेलू कंपनियां वो वेल पोजीशनड है, क्योंकि ग्लोबली थोड़ी सी मांग को लेकर चिंता है, लेकिन भारत में अगर आप देखें जो कंपनी जिनका डोमेस्टिक से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, इनके लिए अच्छी बात ये हो रही है कि एक तो अल नीनो की चिंता जो है वो कम होती जा रही है। साथ में अगर आप देखें तो जो प्राइसिंग का दबाव था इसमें आपको एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है और खास बात ये भी है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इसमें भी काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट आया। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें जो इनके फेवर में जा रही है। वहीं अगर आप उन कंपनीज को देखें जिनको एक्सपोर्ट डिपेंडेंस ज़्यादा है, ज़्यादातर रेवेन्यू इनकी जो एक्सपोर्ट से आती है, इनके लिए दिक्कत की बात यह है कि ग्लोबली अगर आप देखें तो डिमांड को लेकर माहौल काफी सुस्त है। ग्लोबल जितने भी प्लेयर्स हैं सबकी तरफ से हमने आपको अपडेट्स देकर लगातार ये बताया कि इन्होंने अपने गाइडेंस को कट किया, ना कि सिर्फ रेवेन्यू गाइडेंस, कामकाजी मुनाफे सबके गाइडेंस में कटौती की है। तो अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो वेल पोजीशन नजर आ रही है। लेकिन सर थोड़ा सा ट्रिकी है इस चीज़ को समझना, क्योंकि अगर आप देखें वैल्यूएशन के लिहाज से, और इस चीज़ को हमने समझने के लिए 1 ईयर फॉरवर्ड पी को दिखाया, और इसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं वो पी के हिसाब से आपको थोड़ी सी सस्ती मिलेंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो शारदा क्रॉपकेम है, लगभग 100% इनकी जो टॉप लाइन है वो एक्सपोर्ट के माध्यम से आती है और सिर्फ 12 टाइम्स के फॉरवर्ड पी पर ये चल रहा है। यूपीएल इनकी करीब 90% आती है, 10 टाइम्स पर चल रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज 80% आती है, 34 टाइम्स पर चल रहा है। लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज के रिजल्ट भी आप देखें काफी बार एक्सेप्शनली होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो रैलिस इंडिया 33% आती है, इनकी एक्सपोर्ट से रेवेन्यू 23 टाइम पर चल रहा है। सुमिटोमो केमिकल्स सिर्फ 25% की जो रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट के माध्यम से आती है, 38 के पी पर चल रहा है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया 9% इनकी जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट के माध्यम से आती है, 13 टाइम्स पर चल रहा है। बाकी अगर आप देखें तो धानु का एग्रीटेक है, यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड पी नहीं है लेकिन 16 टाइम्स पर चल रहा है फिलहाल टीटीएम के हिसाब से देखें। और अधिकतर इनकी जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मार्केट से ही आती है, 1% खाली एक्सपोर्ट का मार्केट है। तो वैसे अगर आप देखें तो सर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से डोमेस्टिक कंपनियाँ ज़्यादा वेल प्लेस नज़र आ रही हैं। ओके, तो घरेलू कंपनियों पर ज़्यादा बढ़िया है। और केमिकल स्पेस पे पकड़ रखने वाले देश में जितने भी एक्सपर्ट हैं उनमें सबसे दिग्गज हमारे सरदार जी हैं, जो लगातार सबसे पहले इस पूरी थीम को पकड़कर आगे बढ़ाते हुए नजर आए। सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे, आपको कैसी पोजीशनिंग है केमिकल एग्रोकेमिकल कंपनियों की और आपको क्या पसंद है? जी धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया।
पर अनिल जी जो आशीष बता रहे हैं कुछ हद तक सही है, क्योंकि अभी भी जो डोमेस्टिक केमिकल जो है वो कंपनियां ज्यादा अच्छे वैल्यूएशंस पे कमांड कर रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में नरमी दिख रही है। हमने देखा था यूपीएल के जो नतीजे आए पहले तिमाही के बहुत कमजोर रहे, क्योंकि इनका मेजर फोकस है एक्सपोर्ट्स। बट ये पूरे ही समूह में मुझे लगता है कि टर्न अराउंड हो जाएगा बहुत जल्द, और वो एक्सपोर्ट से ही होगा। यूपीएल डेफिनेटली हमारा टॉप बेट है, धानु का एग्रीटेक हमारी एक टॉप बेट्स में आता है। ये दोनों कंपनियों पे एग्रोकेमिकल पे जरूर फोकस करना चाहिए। अब बात करें अगर पीआई इंडस्ट्रीज की, तो पीआई इंडस्ट्रीज के जो वैल्यूएशन है वो काफी महंगे हैं, तो अभी एंट्री पॉइंट जरूर नहीं बनते हैं। बट अगर कोई कमजोरी में स्टॉक लेना हो तो वो एकमात्र स्टॉक हो सकता है यूपीएल, बट 1 साल का नजरिया होना चाहिए। 1 साल के नजरिए के साथ यूपीएल पर रखिए नजर, यहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक पे भी मूवमेंट आपको आते हुए दिखेगा। थोड़ा मूवमेंट कुछ और काउंटर्स पर भी आ रहा है। अंबुजा सीमेंट थोड़ा मोमेंटम पिकअप कर रहा है, इस पर रखिए नजर। एग्रोकेमिकल स्पेस की बात निकली है, कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी थोड़ी एक्टिविटी इस समय ज़्यादा बनी हुई है, देखते हैं कैसी चाल ये इस समय पकड़ता है। बट थोड़ा एक्शन वहाँ पर भी आ रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको अच्छी मूवमेंट भी दिखा रहे हैं। एक और काउंटर जहाँ पर आपको मूव है, मन्नापुरम में तो मूव है ही, बट वो वायदा कारोबार के बैन में है। मुथूट फाइनेंस भी आज 3% ऊपर है, इस पर भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। वागले साहब जरा मुथूट का चार्ट देखिए। मन्नापुरम तो खैर बैन में है, बट वहाँ पर अच्छी मूव आ रही है। मुथूट में क्या करना है सर? दीपांशु ऑलरेडी 3% ऊपर है। इंट्राडे के लिहाज से आपको लेना है तो मतलब नहीं बनता है। पोजिशनली मुझे लगता है और भी अपसाइड बाकी है। अभी 1287 का भाव है, मुझे लगता है ये 1300-1310 तक जाना चाहिए 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पर या अराउंड 1280-1278 ये रेंज में लिया जा सकता है। 1260 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके 1260 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें अगर आपके पास है तो, ये आपके लिए राय सिद्धार्थ जी की भी जानते हैं बिगुल के बाद सुपर सिड। बताएं सर। अनिल जी जैसे आप देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी पैक कई हफ्तों से बजिंग है, और यहाँ पे और भी बज रहेगा। और इसमें से एक कंपनी है ऊनो मिंडा पे खरीदारी की राय। प्राइस अभी होगा 609-610 के करीब। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है करीबन 650 के आसपास का। 630 और 650 दो टारगेट रखने चाहिए। 630 और 650 ऊनो मिंडा पे। स्विचेस, हॉर्न्स, सीट्स और साथ ही अलॉय व्हील्स में जो इनकी स्पेशलिटी है, ये सारे ही सेगमेंट को केटर करती है इन टर्म्स ऑफ ओईएम्स। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल से हाल में इनको 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। टोटल ऑर्डर बढ़ के 1350 करोड़ का हो गया है। मार्जिन बढ़ के दिखेंगे ये साल में 10-11% के करीब, और 600 से 700 करोड़ का केपेक्स है ये साल में FY24 में। ऐसी कंपनी जो 19% CAGR से ग्रो होने वाली है आने वाले 2 सालों में, ऊनो मिंडा। पहला टारगेट आपको रखना है 630 का। दूसरा टारगेट के लिए ऊनो मिंडा में करें खरीदारी। राय सिद्धार्थ जी की राय जान लेते हैं, सुमित जी की भी, और उसके बाद सेठी साहब है तैयार, और उससे उन दोनों से पहले मैं तैयार हूँ। ऑलरेडी मेरे डेटा तैयार है। अच्छा, मैं पहले दोनों को मौका दूंगा। तो सुमित जी पहले आपके लिए भी सुमित का सुपर हिट। सुमित जी फरमाइए। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 87 रुपए 25 पैसे। 87.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है रिको ऑटो के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 7-8 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करी है। तेजी की तरफ का मूव देखने को मिल रहा है, और पिछले 5 दिनों के हाई स्टॉक आज ब्रेक कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर आज और आने वाले 5-1 दिनों के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। 82-83 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 82 का स्टॉप लॉस लगा के रिको ऑटो पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इसका पहला टारगेट बनेगा 96 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 99 रुपए का। तो रिको ऑटो में खरीदारी करें 82 के स्टॉप लॉस से 96 से 98 के टारगेट्स 99 के टारगेट्स के लिए। 100 रख ले तो नहीं चलेगा, समझिए 99 रखे। अनिल जी 100 का लेवल ये क्रॉस करेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल हर्डल के कारण मैंने 99 का टारगेट रखा है। ओके, साइकोलॉजिकल हर्डल आ जाती 100 पे आते। तो फिर अगर आप क्रिकेटर होते तो क्या करते? फिर तो सेंचुरी मार ही नहीं पाते कभी। नर्वस 90s नहीं जी, तब फिर मेरा लिफाफा लेवल काम आता। अच्छा, तब 101। ओके, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो
ये इस बात पे डिपेंड करता है आप किस प्रोफेशन में है और टारगेट कहाँ रखना है। सर ये कमाल है, मतलब गजब, वेरी नाइस। मतलब अगर क्रिकेटर होते तो 101 का टारगेट रखता है, 100 का भी नहीं, 101 का, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, तो ये है सुमित जी की तरफ से रिको ऑटो पे खरीदारी करने की राय, 99 के फेयर में टारगेट ऊपर वाला। आइए सेठ साहब किया जाए स्वागत बिगुल के साथ सदाबहार सेठ साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठ साहब बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 स्टॉक्स दोनों कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। वंडरफुल, शुरुआत करें, बताएं सर। पहला अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग टूल्स, जो अभी 352 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 370, स्टॉप लॉस रखना है 345 का। अनिल जी, ये भारत की एक लीडिंग फास्टनर्स बनाने वाली कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। M&M, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, मारुति, एस्कॉर्ट्स, वोल्वो, जॉन डियर, इन सब को कैटर करती है। और अच्छा खासा फोकस कंपनी का कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस पे है, जहां पे जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। फिर इन्होंने हाल ही में एक सीरियसली एक सब्सिडरी फॉर्म करी है, स्टर्लिंग जीटेक, जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं। पर्टिकुलरली 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, फिर LCVs है, और इनके लिए ये जो ईवी की पावर ट्रेन्स होती है उनके लिए मोटर कंट्रोल यूनिट्स बनाएंगे। और ओला इनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स है, एंड वी आर सीइंग कि ओला के जो 2 व्हीलर्स है जबरदस्त डिमांड है उसकी, तो उसके कारण से कंपनी को एक अच्छा आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ देखी जानी चाहिए। फिर एक अच्छी ऑर्डर इनफ्लो है, फिर एक अच्छे ऑर्डर बुक है, और करंटली अराउंड 15 से ज्यादा इनके कस्टमर्स है ईवी सेगमेंट में, और इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा ऊंची रेट से कंपनी ग्रो कर रही है। और बाकी अच्छे फंडामेंटल्स है, एक नेट कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है। जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 9 करोड़ के जून क्वार्टर के पिछले साल के पैट के सामने 13 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है 0.33। और इस कंपनी में जापान की एक लीडिंग फास्टनर कंपनी है मेडो कंपनी करके, उनका भी 5% उन्होंने हिस्सेदारी ली हुई है। बाकी HSBC स्मॉल कैप फंड भी अराउंड 4.66% स्टेक ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 370, स्टॉप लॉस ऑफ 345। 345 का स्टॉप लॉस, 370 के टारगेट जो का आते हुए दिख रहे हैं शेट्टी साहब, बिल्कुल नजदीक, ऑलमोस्ट डन। रिवाइज प्लीज। अनिल जी, आजकल यही है स्मॉल कैप मिड कैप में। अनिल जी, ये टारगेट अचीव हो गए, 369.80 के हाईज दिखाई दे रहे हैं। अनिल जी, जिन्होंने लिया होल्ड करें, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, और मुझे लगता है ये 380, 385 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, क्या कमाल की पिकिंग ढूंढी है शेट्टी साहब ने। देखिए बात करते करते टारगेट्स पर पहुंचता हुआ। बताएं सर, दूसरा शेयर हो गया 370 हो गया सर। हो गया, यस, डन डन फॉर द डे। बताएं सर। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक रियल एस्टेट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है नेस्को, जो अभी 677 के लेवल्स पे है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 715 के, स्टॉप लॉस रखना है 665 का। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, और मेरा आजकल काफी रियल एस्टेट स्टॉक्स पे फोकस रहा है, और मैंने हाल ही में श्रीराम प्रॉपर्टीज को रिकमेंड किया था 70 के लेवल्स पे, वो आज 85 रुपए के लेवल्स पे है, बहुत ही थोड़े दिन पहले की बात है। ये कंपनी भी एक जबरदस्त कंपनी है, जो मेनली रियल एस्टेट में IT पार्क्स के लिए जानी जाती है, और IT पार्क्स बना के ये हम जब मुंबई के गोरेगांव एरिया में जो एक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है, वो इसी कंपनी के अंतर्गत आता है, और वहां पे हमने देखा कई सारे नए बिल्डिंग्स, नए टावर्स इन्होंने बनाए हैं, जो हाल ही में एक JP मॉर्गन को लीज आउट किया है, फिर HSBC, KPMG, ब्लैक रॉक सब उधर ही है। कंपनी का हॉस्पिटलिटी सर्विसेज का भी काम है, और आजकल काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी वहां पे खुल गए हैं। अनिल जी, आपको भी याद होगा, हम साथ में एक रेस्टोरेंट में गए थे नेस्को में, इफ यू रिमेम्बर। तो अनिल जी, इस तरह के इनका काम है, और इसके अलावा ये एब्रेसिव्स और कई सारी अदर मशीन और कैपिटल इक्विपमेंट्स के कारोबार में भी है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। FI अभी जो जून क्वार्टर गया उसमें पैट रिपोर्ट किया 76 करोड़ का, जो पिछले साल 53 करोड़ का पैट था। बहुत ही अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन है, क्लोज टू 53% के नेट प्रॉफिट मार्जिन है। एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, और FIS-DIS भी इसमें अराउंड 5% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें फ्रैंकलिन है 2.1%। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, ये स्टॉक 16 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि पीयर्स वुड ट्रेड समवेयर क्लोज टू 35-40। तो इस तरह की कंपनी है, मुझे लगता है इस स्टॉक में भी खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 715, स्टॉप लॉस ऑफ 665।
15 के टारगेट के बेहद करीब पहुंच चुका है नेस्को। यहाँ पर भी आपको रिवाइज करने होंगे। और बिल्कुल मुझे याद है सेठ साहब, और वाकई में ये जिस तरह से ये डेवलप हो रही है कंपनी और जिस तरह के लीज रेंटल्स आ रहे हैं और पूरा डीप ये है ना, मतलब ये कहना चाहिए कि नॉर्थ मुंबई का कमला मिल्स बन रहा है वहाँ। अच्छा, हाँ, एकदम एक अलग ही कमर्शियल हब बन रहा है बिल्कुल वो। कमर्शियल हब। और रात को आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस। अरे वाह, इतने अलग अलग एकदम टॉप क्लास रेस्टोरेंट्स। और सबसे बड़ी बात, साउथ बॉम्बे के मुकाबले में नॉर्थ बॉम्बे में जगह की कमी कम है। वहाँ बड़े स्पेशियस हैं, पार्किंग वार्किंग का झंझट नहीं, आराम से मिल जाते हैं, एंट्री एग्जिट ईजी है। तो बड़ा जोरदार होता हुआ दिखा। चलिए आप जरा टारगेट्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब आपके टारगेट के 715 के बेहद नज़दीक पहुँच चुका है। नहीं बिल्कुल अनिल जी, इसमें भी फिर मुझे लगता है 735 740 इस तरह के लेवल्स का इंतजार कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉसेस को भी थोड़ा रिवाइज करें, ट्रेल करें और वो टारगेट्स के लिए वेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब। 2 बेहतरीन पिक्स और दोनों ही पिक्स सेठी साहब की कमाल करती हुई दिख रही है, बहुत ही गजब की। तो चलिए 2 कैश कॉल सिटी साहब की तरफ से, और अब कुछ बड़े टारगेट्स आ गए हैं आपके लिए। अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस भी आप एडजस्ट कर लीजिए या ट्रेल कर लीजिए। शुक्रिया सिटी साहब ये कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी से अब 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। अच्छे मूड में है बाजार सर, ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे मूड में है। 70 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, नैस्डैक फ्यूचर्स आपको 35 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। S&P फ्यूचर्स में खरीदारी है। यूरोप में अच्छा एक्शन है आज। अक्रॉस एशिया अच्छी मूव आई है, 1 से 1.5% एशिया भी ऊपर था। हम भी अच्छे मूड में दिख रहे हैं 19,300 के ऊपर और 44,500 के ऊपर। और एक बार स्ट्रैटेजी बता दीजिए सर, फिर इन लेवल्स पर क्या करना है ये भी बताइए, क्योंकि सुबह आपने कहा था कि शॉर्ट करने के लिए इंतजार करें। अब ये जो 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी है, अब क्या सलाह बनती है ये भी बताएं सर। 2 चीज़ें दीप, पहले तो अभी के एक बार डेटा बता दूं, और अभी के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप है 19,325 के आसपास, करेक्ट। 19,325 19,300 के नीचे बंद नहीं होंगे अभी तक डेटा में दिख रहा है, और होने भी नहीं चाहिए। होने पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार के बाद अगर लगातार दूसरा दिन आप 19,300 के नीचे बंद होते हैं तो रिस्क आपकी बढ़ जाती है, खुल जाती है। क्योंकि 37 ट्रेडिंग सेशन के बाद शुक्रवार को 19,300 के नीचे हम बंद हुए थे। 37 ट्रेडिंग सेशंस, ओके। वो एक गलती से हो गया, ऐसा मानने समझने के लिए ज़रूरी कि वापस से आप 19,300 के ऊपर बंद होना शुरू करें। नहीं तो लगातार 2-3 दिन बंद होंगे तो फिर ये माना जाएगा कि नहीं, गलती कुछ नहीं होती, जो बंद हुआ नीचे सही हुआ। यस सर, करेक्ट। गलती आपको एक दिन सुधारने का मौका दिया जा रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,32,00,000 शेयरों का 19,300 के पुट पर है, तो संभावना तो पूरी है कि इसके नीचे हम बंद नहीं होंगे। करेक्ट। तो अब आप बाइंग रेंज में आ रहे हैं, और बाइंग रेंज आपकी 19,265 से 19,300 की रेंज की है, जो आपकी बाइंग रेंज इनफैक्ट 19,325 से शुरू हो जाती है। ये आपकी निफ्टी पर ऊपर की तरफ आज हमारा ये कहना था सुबह भी कि 19,365 19,465 ये आपकी रेंज है जिसमें आपको शॉर्ट करना है 19,500 के स्टॉप लॉस के साथ। आज का हाई देख लीजिए आप, एग्जैक्टली 19,365 से बनाकर 50 पॉइंट नीचे भी आया है। सो सिंपल है दीप, 19,365 19,400 तक वापस अटेम्प्ट ले सकता है, और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है या कल के लिए पोजीशन को कैरी करना है। नीचे में 19,300 365 सॉरी 19,300 19,265 वगैरह ये लेवल्स आते हैं तो वहाँ खरीदना है। निफ्टी अभी भी रेंज में फंसा है, निफ्टी में कोई खास ऐसी ताकत या जान नहीं है। 50 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, कुछ मजा नहीं है, मजा नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत कि हाँ मेरे में हिम्मत है, मैं चढ़ जाऊंगा बढ़ जाऊंगा। ये थोड़ा बहुत जो हो रहा है देख रहा है, वो इतना ग्लोबल देख के, इतना बैंक निफ्टी को देख के मतलब वो लग रहा है कि मेरे साथ वाले तो थोड़े ठीक करें तो मैं भी थोड़ा ये सब डिस्टिंक्शन में पास हो रहे हैं, मैं मतलब गिरते पड़ते मरते पास हो जाऊँ। हाँ वैसा वही हाल है। तो बैंक निफ्टी में कोई निफ्टी में अभी भी कोई दम नहीं है। इसके विपरीत बैंक निफ्टी मजबूत है और 44,500 पार करके टिका हुआ है। अगर आज 44,500 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमने 2 अटेम्प्ट किए दीप 44,500 के ऊपर, गुरुवार को 44,496, बुधवार को 44,480, लेकिन 44,500 के आसपास आकर वहाँ रुक जाते हैं। अगर आज 44,500 के ऊपर बंद होते तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी और अभी भी मजबूती है। तो बैंक निफ्टी अब भी मैं गिरावट पे खरीदने को तैयार हूँ। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, 44,300 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। क्यों? वो इसलिए कि 44,300 के कॉल पर 42 लाख, माफ कीजिए पुट पर 42 लाख शेयर है, 44,500 पर 49 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, आज आप उसके ऊपर है। अगर 3 बजे तक हम 44,500 के आसपास ऊपर टिके रहते हैं तो बैंक निफ्टी कल के लिए कमाल कर सकता है। अच्छा, आज भी कर सकता है, कल भी करेगा। तो बैंक निफ्टी पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन रखने में कोई हर्ज नहीं है और गिरावट मिले तो खरीदना है। तो बाइंग की तरफ फोकस,
कंफर्ट कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में। निफ्टी अभी भी ढीला है, ठंडा है, मजा नहीं है। न आज आपको ज़्यादा सहारा अदानी ग्रुप से मिला है, न ज़्यादा सारा कोई रिलायंस से मिला है। तो इसलिए बैंक निफ्टी ने सोचा कि आज भी काम मुझे ही ओवर टाइम करना पड़ेगा, गाड़ी आज भी भाई चलाएगा। ऐसा है। तो बैंक निफ्टी को पता है, अपना रोल पता है और वो कर भी रहा है, निभा भी रहा है। चलिए ये है आपके लिए एलजी की तरफ से इस समय की स्ट्रैटेजी। बढ़िया एक्शन में है बाजार। आइए फिर एक स्पेस जो लीडरशिप दिखा रही है, ऑफ कोर्स इंडेक्स मूविंग नहीं है बट मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ा योगदान है। स्टॉक स्पेसिफिक तो बड़ा एक्शन आ ही रहा है और वो है आपके सारे के सारे रेलवे शेयर मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी शो की शुरुआत में तो एलजी का व्यू लिया था, बट एक बार समझते हैं क्या चल रहा है स्पेस में। अरमान है हमारे साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, इन सभी स्टॉक्स की बात करें जिसमें आप रेलटेल ले लीजिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम, टेक्समेको रेल, राइट्स, आरबीएनएल, बीएमएल, सभी पर आपको फोकस रखना है। अब उसका रीज़न क्या है, कई पैमानों पर आपको कई सारे जो सरकार की तरफ से जो आउटकम्स आते हुए दिख रहे हैं वो इस पूरी स्पेस को काफ़ी बजिंग कर रहे हैं। सरकार का मुख्य तौर पर रेलवे पर तो फोकस है ही सही, जो रेलवे स्टेशन हैं उसके मॉडर्नाइजेशन पर भी उनका खास फोकस है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी हुए या फिर रेलवे मिनिस्टर हुए वो भी उसको बोलते हुए दिखे थे कि अभी जो रेलवे स्टेशन हैं वो उनको बिल्कुल जो है एयरपोर्ट जिस हिसाब से होते हैं, जिस हिसाब का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से उसको बदल देंगे। अभी अगर आप मौजूदा देखेंगे तो 3 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, उसके साथ साथ अब ये जो नए रेलवे स्टेशन है वो लगभग 508 तक ऐसे रेलवे स्टेशन हो जाएंगे जो बिल्कुल आप एयरपोर्ट जैसे फील आता है वहाँ पर आपको वैसे हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर जो सरकार के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें प्रोजेक्ट कवच हुआ या फिर एलटीयू हुआ, जिससे जो ट्रेन से जो कोलाइड ना हो, उसका भी अगर आप देखें तो लगभग उनका बजट 30,000 करोड़ के आसपास का है जो ये प्रोजेक्ट आते हुए दिखेंगे। और सरकार ने 2030 तक लगभग 800 नई वंदे भारत ट्रेन, उसका भी हो सकता है ऑर्डर इन्फ्लो आता हुआ दिखे। और इन सब का ट्रेन का ऑर्डर, उसी के साथ साथ मेंटेनेंस के लिए सरकार लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास जो है वो खर्च करते हुए दिख सकती है। तो आप वंदे भारत ट्रेन देख लीजिए या फिर रोलिंग स्टॉक्स का जिस तरीके से ऑर्डर आ रहा है, या फिर आप प्रोजेक्ट कवच की बात करें या एलटी की बात करें या रेलवे मॉडर्नाइजेशन की बात करें, इन सभी पैमानों पर ये क्लियरली कट दिख रहा है कि रेलवे स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक हो सकता है आने वाले समय में और अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखे। आगे और अच्छी तेजी बननी चाहिए। बिल्कुल वही अनिल जी भी यही कह रहे थे। ये मत देखिए कि कितनी रैली आ चुकी है, ये देखिए कि कितनी वैल्यू है इस ऑर्डर बुक कैसी है, एग्जीक्यूशन कैसा है। बिजनेस है दीप, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी है, गवर्नेंस इशू नहीं है, ज़्यादातर सरकारी कंपनियां हैं बिल्कुल, और साफ। अच्छा, सबसे बड़ी बात चीज़ जो काम होता है साफ आपके सामने दिखता है। कई बार होता है ना कि आप ज़्यादा मतलब ओवर एनालिसिस करने से पैरालिसिस हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे सिंपल आप मतलब जो लोग 5 साल पहले 10 साल पहले जाके प्लेटफॉर्म पर रेलवे में आप ट्रैवल करके देख लें, अब देख लें, आपको दिन रात का अंतर पता चल जाएगा कि क्या काम हो रहा है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरह की फैसिलिटीज आ रही है, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वंदे भारत तो मैं तो खैर अभी तक ट्रैवल किया नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि फ्लाइट से किसी तरह से कम नहीं, इनफैक्ट कुछ कुछ मायनों में फ्लाइट से बेहतर है। बिल्कुल सर, है करना पड़ेगा ट्राई। सोचो वैसा हाल है। तो शायद मैंने पहले भी एक बार सर्वे करवाया था, लेकिन फिर से करवाना चाहता हूँ, मैं भूल गया एक्चुअली। वंदे भारत में किसी ने, आप पैनल में से किसी ने सफर किया है? हाँ जरा दिखा। अच्छा सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, वंदे भारत का तो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, बट पहले रेलवे स्टॉक्स की बात करूंगा कि रेलवे स्टॉक्स में जनरली लोग, अगर चैनल्स में भी इंटरव्यू होते थे तो वो जनवरी में महीने में, दिसंबर महीने में होते थे, फरवरी के बाद नहीं होते थे, क्योंकि बजट के रिलेटेड ही स्टॉक गिना जाता था। मैंने जी बिजनेस में आपका जो इंटरव्यू देखा था वो टीटागढ़ रेल सिस्टम का, वो बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू मैंने सुना था आज से 4 से 5 महीने पहले। अभी हाल में भी आपने उनको इनवाइट किया था मैनेजमेंट को। तो ये इंटरव्यूज दिखाते हैं कि अब रेलवे स्टॉक में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। और अगर बात करूं वंदे भारत की, तो मैं तो वंदे भारत में वो अहमदाबाद से बॉम्बे आया हूं जी, एकदम फ्लाइट जैसा एक्सपीरियंस है। वो अनाउंसमेंट भी फ्लाइट की तरह होते हैं और बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। वंदे भारत में चढ़ के ऐसा लगता है कि ये भारत की ट्रेन नहीं है। परफेक्ट, बिल्कुल। तो गजब का एक्सपीरियंस। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अच्छा कौन कौन और भी कुछ हमारे एक्सपर्ट्स जो शेयर करना चाहते हैं। उससे पहले जैन साहब ने भी मुझे, कुणाल जी जैन साहब ने भी मुझे लिख के भेजा है कि उन्होंने कल ही यात्रा की है वंदे भारत में, दिल्ली से जयपुर। अच्छा। और बोला कि मतलब
वो बोले मैंने टिकट लेके यात्रा की, उसके बावजूद मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। जैन साहब को मतलब खर्चा करने के बाद भी अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने खुद ने ही टिकट खरीदी जी। और उसके बाद ट्रेवल किया, फिर भी अच्छा लगा। ये तो बड़ी बात है एकदम। इसका मतलब वाकई में जबरदस्त है। और बोलते हैं कि मतलब दामाद की तरह खिलाते पिलाते हुए ले जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते। अच्छा, अब समझ में आया। बार बार हर हफ्ते 2 हफ्ते में ससुराल के पहुंच जाते हैं जैन साहब हमारे। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये तो अनिल जी इस बात पर डिपेंड करता है कि किसके दामाद अनिल जी। लेकिन अनिल जी अच्छी बात यह है कि जैन साहब का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बिना बताए अनिल जी दिल्ली से वो जयपुर रवाना हो गए। अनिल जी देखिए, मेरी भी बड़ी हसरत है अनिल जी, वंदे भारत में बैठने की अभी तक तो अवसर नहीं मिला। लेकिन अनिल जी अभी आप बता रहे थे सेठी साहब को कि कोई हैपनिंग जगह मुंबई में खुली है जो कि बहुत हैपनिंग है। तो अनिल जी अगर आप कहें तो उस हैपनिंग जगह की दर्शन अगर आप करवाने का वायदा करें तो अनिल जी वंदे भारत में मुंबई आ जाए। एकदम 100% मोस्ट वेलकम, बिल्कुल सुमित जी के घर के नजदीक। हाँ। या तो सुमित जी के घर चलेंगे, वो भी हैपनिंग है, या वहीं पर नेस्को में चलेंगे। बिल्कुल आ जाए, 100% आ जाए। अच्छा, और कौन शेयर कर रहे हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी वहाँ तो कुछ और हैपन हो जाएगा। ना ऐसी बात नहीं है। अभी बीच में सुमित जी ने हमें एक पार्टी में बुलाया था, वागले साहब गए थे, मैं भी गया था, बड़ा मजा आया हमको, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। हाँ सुमित जी की, हाँ सुमित जी ने बुलाया था। वागले साहब से हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ पे। बिल्कुल ओके। हिमांशु जी। जी अनिल जी, तो पहले भी मैं एक बात बता चुका हूँ कि वंदे भारत का सच में एक्सपीरियंस काफी अच्छा है रिलेटिवली। मतलब एक टोटल डिफरेंट फील है। इंडियन रेलवे जो ट्रेडिशनली अभी तक हुआ करती थी उससे हटकर एक डिफरेंट प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। अच्छा एक अनुभव आपको लेना है तो कुल मिला के रेलवे स्टॉक्स पर जो बात चल रही थी, सिद्धार्थ जी भी कह रहे थे अभी भी इनमें काफ़ी तेजी बाकी है। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन नजर आया था थ्रू आउट द सीरीज, एंड वहाँ पे मुझे लग रहा है रामको सीमेंट्स का डेटा अभी थोड़ा सा बुल साइड पे फेवर कर रहा है। जिस तरीके से इसने अपनी ओपनिंग रखी है एंड प्लस उसके बाद अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की एक चाल बनाई है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये ट्रेंड रिवर्सल के ही संकेत है। एक अच्छा स्टेबल बेस इसने 840-45 के जोन में बनाया है, वहां से एक अच्छा लिफ्ट ऑफ है। तो ये रैली मुझे लग रहा है 900 तक एक्सटेंड होनी चाहिए, एंड उसी लिहाज से यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। अगर हम फ्यूचर्स के लेवल देखें तो लगभग अराउंड 867 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। आप स्टॉप लॉस 858 पे लगाए, एंड एक ही टारगेट में दूंगा लगभग अराउंड 905 का। मुझे लगा ये पर्टिकुलर टारगेट भी 1 से 2 दिनों में हासिल हो जाना चाहिए रामको सीमेंट के फ्यूचर्स पर। ओके, तो यह है आपके लिए रामको सीमेंट, जहां पर रखनी है नजर। सीमेंट स्टॉक सुबह से ही थोड़े बजिंग आपको दिख भी रहे हैं। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए भी, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है कंसोलिडेशन के बाद, और मेरे रडार पर आया है लुपिन, जिसमें अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो इसमें 1100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। 10 साढ़े 10 रुपए के आसपास के भाव है। 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 15 और 18 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए लुपिन की 1100 की ऑलमोस्ट एट द मनी स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन आता हुआ नजर आया, और एक्सपायरी वीक में 1100 की जहां पर सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का ओवई था, वहां पर एक अनवाइंडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है शायद कल तक ये 1120 1125 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है, और ऐसा होने पर ये जो ऑप्शन है इसमें 15 और 18 रुपए तक के दोनों ही टारगेट्स हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए लुपिन का 1100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की। बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 50 रुपए 75 पैसा, 50 रुपए 90 पैसा, 50.75 50.90 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है NBCC। NBCC के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, और अभी ये स्टॉक यहाँ से और बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। कल का हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से
10% से लेके 15% तक का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। पोजिशनल तौर पे तो और ऊपर के लेवल दिखेंगे। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। नीचे के अंदर जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा 48 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर 55 रुपया, 57 रुपया, ये लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो 48 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 55 और 57 के टारगेट्स की। ओके, तो एनबीसीसी में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आपके लिए 48 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी। 55 और 57 तक के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको। खरीदारी होती दिख रही है एक कंपनी में, एक स्टॉक में जबरदस्त आज, और वो है मनापुरम। मनापुरम आज 5% की बड़ी तेजी दिखाता हुआ, वो भी तब जबकि वायदा कारोबार के बैन में है। तो ऐसा क्या हो गया कि बैन में होने के बावजूद दौड़ लगा रहा है इतनी मजबूती से? डिटेल्स बताने को तैयार है वरुण दुबे। तो बताइए वरुण जी। तो अनिल जी, एक बहुत बड़ा हैंगओवर जो है मन्नापुरम पे वो अब ख़त्म हो चुका है, आप ये समझिए। अब हैंगओवर किसको रिलेटेड था? तो हैंगओवर ये था कि इस कंपनी के जो प्रमोटर एंड सीईओ है वीपी नंद कुमार, ईडी ने इनके 19.29 करोड़ शेयर जब्त कर लिए थे, आपको ये पता होगा। आज दरअसल एक खबर आई है कि केरला हाईकोर्ट ने ईडी की एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसको खारिज कर दिया है। अब इसका सीधा मतलब अगर आप समझेंगे तो ये है कि ईडी की जो जांच चल रही थी उसको बेसिकली केरला हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको याद होगा ये मामला जब शुरू हुआ था उसके बाद मई के महीने में दरअसल ईडी की एंट्री हुई थी और तब ईडी ने इस कंपनी के ऑफिसर्स पे छापे मारे थे। मुझे याद है 3 और 4 मई की वो तारीख थी जब ईडी ने इस कंपनी के ऑफिसर्स पे छापे मारे थे। वो इसके लिए मारे गए थे क्योंकि एक पुराने डिपॉजिट होल्डर है, उनकी शिकायत के दर्ज पर नंद कुमार के खिलाफ एफआईआर की गई थी और इसके बाद ईडी ने छापेमारी की थी। और जब छापेमारी की थी तो इनके 19.29 करोड़ शेयर जो है जिसकी वैल्यू उस समय करीब 2000 करोड़ के आसपास की थी उसको जब्त कर लिया था। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई थी। हालांकि मामला जो है वो कुछ समय पहले रफा दफा हो चुका था। जून के महीने में आपको याद होगा इन्होंने एक डिस्क्लोजर दिया था कि उस शेयर होल्डर ने जो इनके खिलाफ एफआईआर की थी, केरला हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को खारिज कर दिया था। लेकिन उस समय ये क्लैरिटी नहीं थी कि ईडी इस कंपनी के शेयर्स की क्या करेगी, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ये केस एक बार नहीं, ये केस लगातार पिछले बार काफ़ी बार आ चुका है और काफ़ी बार ये जो डिपॉजिट होल्डर है इसके चलते एफआईआर हुई थी। तो इसके लोग ये कह रहे थे कि अब ईडी शेयर देगा नहीं देगा वापस, ये सबसे बड़ा सवाल था। और फाइनली आज केरला हाईकोर्ट ने ईडी की जो एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको खारिज किया है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं आया है कि हम आपके 19.29 करोड़ शेयर जो है उसको रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इस ऑर्डर का मतलब एक ही निकलता है कि ईडी की जो इंक्वायरी है वो अब यहाँ से ख़त्म हो चुकी है और अब ये एक औपचारिकता है कि आने वाले समय में आपको शायद ईडी की तरफ से भी ये लेटर आते हुए दिखाई देगा कि 19.29 करोड़ शेयर जो है वो हम रिलीज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हैंगओवर जो था इस कंपनी के सीईओ एंड प्रमोटर पे वो अब खत्म हो चुका है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक में 5% के आसपास की तेजी है। तो ये तेजी की बड़ी वजह 5% अच्छा मजबूत होता दिख रहा है वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद। तो उम्मीद करें कि बैन में बाहर निकलने की तैयारी आज बनेगी। शॉर्ट कवरिंग तो होती हुई दिख रही है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो आज पता चलेगा कि ये बैन से बाहर निकल रहा है या नहीं। तैयार है नितिन जी, और बिगुल उनके लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी बताएं सर। पहले तो नितिन जी बधाई स्वीकार करें शुक्रवार की, और शुक्रवार में आपने हीरो या जीरो की तरह आपने पुट ऑप्शन भी दिया था और दिन के दौरान ही, दिन क्या मतलब कुछ ही मिनटों में ही क्लोजिंग शो में आपके टारगेट्स भी हासिल हुए। धन्यवाद उसके लिए। बताएं सर आज क्या इरादा है? यानी जी यहाँ पे 19,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस 85 के आसपास होगा, 85-86 ऐसे होना चाहिए। और इसके स्टॉप लॉस बनेंगे आपके 50 रुपए के, और ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा 125 और 125 के ऊपर निकलेगा तो 145-150। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रोल ओवर्स हो रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग होने की उम्मीद है। आज उतना मोमेंटम नहीं पकड़ पाया, बट हो सकता है कल एक ओपनिंग हमें पॉजिटिव मिले और फिर शॉर्ट कवरिंग आए। तो हम 19,300 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, 85 में लेनी है और स्टॉप लॉस होगा 50 का और टारगेट 125-140। अगर ये कॉस्टली लग रही है तो इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि आप 19,350 की कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जो 60 रुपए की है, जिसका स्टॉप लॉस बनता है 35 रुपए का और टारगेट बनते हैं 100 से 110 के। तो आइदर ऑफ दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो बाई करके चल सकते हैं। ये है आपके लिए 19,300 का कॉल ऑप्शन, 85 रुपये में खरीदें, 50 का स्टॉप लॉस, 125 और 145 के टारगेट पे। नितिन जी इसके अलावा कोई राय बैंक निफ्टी पे भी तो दो।
अनिल जी, बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है और फोकस करना है 44,500 कॉल ऑप्शन पे, और 44,500 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, जिसका प्राइस एग्जैक्ट अभी मेरे पास नहीं है, हो सकता है 200-215 की रेंज में होगा। स्टॉप लॉस 140 का है, ये मुझे क्लियर है, 140 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट 320 से 350 के होंगे। ओके, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 44,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी आती हुई दिख रही, तो दोनों ही ऑप्शन में खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए, बिगुल सिद्धार्थ जी भी तैयार है और सुमित जी भी तैयार है, तो पहले सुमित जी के लिए बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 229.40, 229.50, 229 रुपया 50 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर यहां से मूव बनना चाहिए। कोल इंडिया पिछले कुछ दिनों में गिरावट दिखाने के बाद अभी ऊपर का मूव यहां से रिज्यूम करना चाहिए और बाउंस बैक और पुल बैक यहां से जरूर देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 225-226 के पास है। 225 का नीचे में इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। कल का हाई 230 रुपया 10 पैसा है। जैसा ये निकलेगा, कोल इंडिया के अंदर मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा, जिसके अंदर 235 रुपए से लेके 238 रुपए तक के लेवल कोल इंडिया में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 226-225 ये नीचे में सपोर्ट है, स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 235-238 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम में भी है कोल इंडिया, खरीदारी करके चलें, ये है सुमित जी की राय। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये मिड कैप बैंक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पे खरीदारी की राय। पहला शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 148 का। पोजिशनल से लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया रखते हैं 165 का भी टारगेट अचीवेबल है फेडरल बैंक के। बड़ा नेटवर्क है ब्रांच का। पहले तिमाही के नतीजे अच्छे दिखे, 40% से ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी दिखा, एनआईआई ग्रोथ भी आपको 20% के करीब का दिखा, और जीएनपीए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है वो भी 30 बेसिस पॉइंट से नीचे आते हुए दिखा। और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.3% आ सकते हैं FY24 में। लायबिलिटी फ्रेंचाइज पे बहुत फोकस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स काफी अच्छे यील्डिंग हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, इन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा काम कर रहे हैं कि निम्स बेहतर हो। स्टेबल मार्जिन, स्ट्रॉन्ग फी इनकम की योजना है फेडरल बैंक द्वारा, और रिटर्न ऑन एसेट जो बैंकों में देखा जाता है 1.2% के करीब है। 18% क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद। फेडरल बैंक पे खरीदारी की राय। 148 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 165 के टारगेट मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और अभी शो की शुरुआत में भी वागले साहब की तरफ से फेडरल बैंक पर आपके लिए कॉल आया था, ट्रेडिंग कॉल। टेक्निकल लेवल्स भी आपके सामने, थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर खरीदारी करें तो वो भी व्यू आपके सामने आ रहा है, बट स्टॉक मोमेंटम में है, ये क्लियर है। फेडरल बैंक, इस पर रखनी है आपको नजर। एक और शेयर जहां पर हमें एक्शन दिख रहा है आज, और वो है आपके लिए वेदांता। कुछ इन्होंने सेटलमेंट भी किया है, कुछ आर्बिट्रेशन है, कुछ तो डिटेल्स हैं यहाँ पर जो वरुण हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार है। वरुण बताइए क्या चल रहा है वेदांता में? 2-2.25% ऊपर इस समय। डेफिनेटली दीप, तो बेसिकली इनको एक आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है। इनका सबसे विवादित जो ब्लॉक है वो राजस्थान का बाड़मेर का ब्लॉक है। आपको याद होगा, हमेशा हम इसके लिए खबर सुनते थे। अब दरअसल इन्होंने एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है, और वो आर्बिट्रेशन अवार्ड करीब अगर आप देखेंगे तो 9,500 करोड़ के आसपास का है। हालांकि कंपनी ने जो अपना डिस्क्लोजर दिया है उसमें कंपनी ने अमाउंट नहीं दिया है कि कितने का आर्बिट्रेशन अवार्ड कंपनी ने जीता है, लेकिन अगर इस मामले को आप, क्योंकि ये मामला काफ़ी पुराना है और लगातार कंपनी इसके ऊपर अपडेट देते जा रही थी, तो इसके लिए अगर उसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 9,500 करोड़ के आसपास आता है। तो अब मामला क्या है? देखिए, आपको याद होगा राजस्थान का जो बाड़मेर ब्लॉक है वो दरअसल इस कंपनी ने जीता था, ऑयल एंड गैस का जो ब्लॉक है। उसके बाद दरअसल 14 मई 2020 को इसका जो लाइसेंस है वो ख़त्म हो चुका था। जब ये लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आया तो सरकार ने इसमें जो ओवरऑल प्रॉफिट शेयरिंग है वो थोड़ा ज़्यादा मांग लिया था, और साथ ही साथ कुछ कॉस्ट होते हैं रिलेटेड, अगर आप देखेंगे तो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए उसके कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। उसमें से कुछ डिडक्शंस जो है उसको सरकार ने कहा था कि इनको अलाउ नहीं किया जाएगा, और इन सब का अगर आप टोटल निकाल के देखेंगे तो वो आता है 9,500 करोड़ के आसपास का। इसके खिलाफ दरअसल वेदांता जो है वो आर्बिट्रेशन में चला गया था,
और इन्होंने यहाँ पे केस दायर किया था कि हम सरकार को जो एडिशनल प्रॉफिट शेयरिंग ये मांग रहे हैं वो नहीं देंगे, और जो कॉस्ट के बारे में ये कह रहे हैं कि जिसको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो दरअसल अगर आप देखेंगे तो बाड़मेर का जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स के मुताबिक उसको अलाउ कर देना चाहिए। और ये अब आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो वेदांता के पक्ष में आया है। हालांकि कितना इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल इसके लिए, क्योंकि कंपनी को ही पता है कि कंपनी ने इसके पहले कितना अपने बुक्स पे लिया है, कितना नहीं लिया है, इसके लिए अमाउंट बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, जितने भी डिडक्शंस इनको नहीं मिलने वाले थे वो अब मिलेंगे, और जो प्रॉफिट शेयरिंग में इनको कम होगा उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो मान के चल रहे लोग कि करीब 9,500 करोड़ के आसपास का हो सकता है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये खबर वैसे तो आई थी थर्सडे को, थोड़ा बहुत रिएक्शन आपको इसको फ्राइडे में देखने मिला, और थोड़ा बहुत रिएक्शन जो है वो आज देखने मिल रहा है, जहाँ पे 2-2.5% के आसपास की तेजी जो है इस खबर के बाद वेदांता में देखने मिल रही है। तो ये है आपके लिए वेदांता, तो अच्छी खबर है इनके लिए, अच्छी खबर है इनके लिए, तो अच्छी खबर है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट उसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल फिलहाल के टाइम पे है, क्योंकि पता नहीं कंपनी ने अपने अकाउंटिंग में क्या क्या किया है, तो लेट देम ओनली क्वांटिफाई, वो बेटर होगा। चलिए इंतजार करेंगे वेदांता की तरफ से कुछ और क्लैरिफिकेशन, बट स्टॉक पर आपको एक्शन इस समय दिख भी रहा है। एक सचिन जी से चार्ट चेक भी ले लिया जाए। सचिन जी जरा राय दें वेदांता के चार्ट पर। सर मेटल्स वैसे आज अच्छे मूव में है, वेदांता भी 2-2.5% ऊपर है। दीपांशु, फ्राइडे में भी जब ये स्टॉक एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे था तभी भी व्यू यही था कि लगभग अराउंड 230-35 के आसपास एक अच्छा फ्लोर बेस है, एंड कहीं जाकर काफी दिनों से यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस उसके आरएसआई पे एग्जिबिट हो रहा था। तो आई थिंक इसकी जो मूव थी वो इम्पेंडिंग थी, एंड वो आज शायद अनलॉक हुई है। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी वाली मूव बने वेदांता में। तो डेफिनेटली इसे अपने बाइंग रेडार पे रखना है। 230 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड मोमेंटम मुझे लग रहा है जैसे ही 245 का लेवल निकल जाता है उसके बाद काफी एविडेंट होगा। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी है वो कहीं जाकर थम चुकी है, एंड एक अच्छा स्विंग बनना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। सो जरूर अपने ट्रेडिंग बास्केट में रखें 230 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्स्ट टारगेट 245 का होगा, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी हो सकती है 255 तक की। के तो ये है आपके लिए वेदांता जिस पर रखनी है नजर। आइए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी के लिए। बताएं कुणाल जी। देखिए दीपांशु, फार्मा स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिख रहा है। बायोकॉन में तेजी है, सन फार्मा में तेजी है, और ग्लेनमार्क में तेजी है। अब ब्रेकआउट आता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है लुपिन के चार्ट में, जहां पर एक फ्रेश डबल बॉटम पैटर्न इसके इंट्राडे चार्ट्स पर बना है, और ये स्टॉक पिछले कई दिनों से बाकी फार्मा स्टॉक्स को आउट परफॉर्म भी कर रहा है। तो लुपिन में जो ट्रैक्शन है मुझे लगता है बाय करके चलना चाहिए, तेजी थोड़ी और बढ़ेगी। मौजूदा स्तरों पर बाय करें तो एक स्टॉप लॉस रखें 1080 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1150 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1175 रुपए का। खरीदारी की राय है लुपिन। ये है राय कुणाल जी की तरफ से, और इसी राय पर बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं हिमांशु जी, और हिमांशु को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं हम, क्योंकि अभी अभी जो उन्होंने 1100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, उस कॉल ऑप्शन में एकदम ऐसा लगा चंद्रयान में गया है वो बेचकर, ऐसा इतना तेजी से भागा है। हिमांशु जी धन्यवाद भी दे दें, और साथ ही साथ अपडेट भी। जी अनिल जी, तो पहले तो धन्यवाद आपका, और फिर धन्यवाद कुणाल जी का, और अपडेट भी है अनिल जी की। दीप ने कहा है सही ऑर्डर में, क्या मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा? जी सर बताएं। अनिल जी देखिए, ऑप्शन ट्रेड में 10-10.5 रुपए पर ट्रेड सुझाया था। 15 और 18 के 2 टारगेट्स थे जो कि बहुत क्विक मूव में आते हुए नजर आए, तो उस ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी वीक है। तो यहाँ पर डेल्टा और गामा की वजह से ये शार्प मूव्स आती हैं, लेकिन व्यू वाइज काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ से कुणाल जी के कंधों पर अब जिम्मेदारी है, और उनके ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता है। ये है लुपिन पर राय कुणाल जी की तरफ से भी और हिमांशु जी की तरफ से भी खरीदारी की आती हुई। आइए बढ़ते आगे, खरीदारी की राय एक और स्टॉक पर आई है, और वो है जोमेटो। और जोमेटो पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। क्या कुछ खास कहा है जोमेटो को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने, ये सारी डिटेल्स है अरमान के पास। अरमान बताइए। जी सर, बिल्कुल वो काफ़ी बुलिश होते हुए दिखे हैं। उसके कुछ रीजंस अगर आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न एक तो ये है कि कंपनी ने ₹2 प्रति ऑर्डर के लिए जो है प्लेटफॉर्म फी
सभी शेयरों में वो लागू करते हुए दिखे हैं। अब इससे होगा कि अगर आप इससे देखें जो प्लेटफॉर्म फी के चलते, क्योंकि ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफ़ी सुधर सकती है। अब इसका इम्पैक्ट इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इनका Q1 FY24 में अगर आप फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात करें तो लगभग EBITDA मार्जिन जो है, एडजस्टेड EBITDA मार्जिन लगभग 2.5% के आसपास जो है वो आता हुआ दिखा था। अब मॉर्गन स्टैनली जो ये मान रहे हैं कि FY26 में ये जो फूड डिलीवरी सेगमेंट का एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है वो लगभग 4% रहने की उम्मीद है, और FY27 की अगर आप बात करें तो ये बढ़ के 4 से भी 4.7% के आसपास जो है वो रहने का अनुमान कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ने भी अगर आप बात करें तो जब अर्निंग्स कॉल जो उनका इन्वेस्टर लेटर आता हुआ दिखा था उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि वो उन्हें 5% के आसपास तक ले जाना चाहते हैं। और सिर्फ वही नहीं, कई सारे ब्रोकरेजेस की है जहां पर वो बढ़िया टारगेट दे रहे हैं। जेफरीज जहां पर 130 का टारगेट दे रहा है, सिटी जहां पर 115 का टारगेट दे रहा है, CLSA, HSBC ये भी सब 100 के ऊपर का टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी के अगर आप एनुअल रिपोर्ट में या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो इन्वेस्टर लेटर में भी आती हुई दिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम 2 साल तक तो 40% की YOY एडजस्टेड आय ग्रोथ जो है वो अनुमान कर रहे हैं। वहीं ब्लिंकिट के एडजस्टेड EBITDA पर भी उन्होंने कहा कि आने वाले 4 तिमाहियों में एडजस्टेड EBITDA लेवल पर ब्लिंकिट में भी जो है ब्रेक इवन आता हुआ दिखेगा। और उसी के साथ साथ अंत में अगर आप बात करें जो ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की जो इसमें बात की जाती है उसमें 60% के आसपास की ग्रोथ दिख सकती है। तो वो जो पैरामीटर्स हैं वहां पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और ये जो नई प्लेटफॉर्म फी आती हुई दिखी है इसके चलते सारे ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपके लिए जोमेटो। आज सुबह हमारा स्टॉक ऑफ द डे था ही, ओपनिंग पर ही हमने देखा अच्छे लेवल्स पर खुला, और जैसा अंजी भी कह रहे हैं लगातार खरीदारी करिए, पोर्टफोलियो में रखिए। बिल्कुल पोर्टफोलियो स्टॉक है, और डे टू डे मूवमेंट के बजाय इसको आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करें, ये रहेगा आपके लिए बेहतर। आइए एक और बेहतर स्टॉक तैयार है हिमांशु जी की तरफ से बिगुल के बाद। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, बजाज फाइनेंस की 7,250 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है 50 रुपए के आसपास, 50-55 रुपए तक। स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपए का। पहला टारगेट 75 रुपए, दूसरा टारगेट 100 रुपए। बजाज फाइनेंस में एक जबरदस्त मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि बड़ी एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमने देखा कि आज सुबह स्टॉक सुस्त था, लेकिन लोअर लेवल से बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। और ये जो रिकवरी है मुझे लगता है कि स्टॉक को 7,350, 7,400 तक ले जाने का पोटेंशियल रखती है। तो 100 से 150 रुपए की अपसाइड बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। इसको 7250 एट द मनी स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करके चलने की सलाह। बजाज फाइनेंस ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई कल के लिए। यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदना है, और ये कॉल ऑप्शन खरीदना है 7,250 वाला। डन, ठीक है हिमांशु जी, परफेक्ट है। 7,250 का कॉल ऑप्शन खरीदें, 30 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका 75 से 100 रुपये का। आइए 3:10 होना चाहते हैं, और ये है वक्त बैंक से बेनिफिट का। जी आशीष जी, बहुत होंगे वो तो हमको पता है। आजकल तो मतलब ऐसे ही परफॉर्मेंस आपका सितंबर में जारी रहे तो बताइएगा जी। अच्छा सर, एक स्टॉक एंट्री करने के लिए तैयार हो रहा है, मैं पोजीशंस आपको बताऊंगा, आप नाम गैस कर लेना। सर आप तो कर ही लोगे वैसे। आइबुल हाउसिंग। बिल्कुल सर, इजी पोजीशंस है सर, बता। ये चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर की तरह थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, वापस अंदर चल जाता है। मौका देगा इधर उधर, चलो वापस, वैसा है। बस एक दिन के लिए बाहर आया था सर। 180% है मार्केट रेट पोजीशन में। माय गॉड, सबको यही खरीदना है। जबरदस्त 180। मतलब अब तो ये जिन लोगों को अगर अगली सीरीज में रोल ओवर करना है, भाई और बहनों अभी कर डालो। अब ये गुरुवार तक निकलेगा नहीं बाहर। 180% की बैन लिस्ट में जा रहा है तो कोई होने वाला है नहीं। तो बेहतर यही होगा, अगर आपको अगर सीरीज़ की पोजीशन है और अगली सीरीज़ के ले जाना चाहते तो अभी का भी रोल ओवर कर ले, नहीं तो मुश्किल नहीं, मौका मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा रोल ओवर। ये अब ये सीरीज़ के आखिर तक निकलेगा नहीं बाहर। यानी तो ये तो आइबुल हाउसिंग तो हो गया। और
सर बाकी इंडस स्टार आ रहा है 98% है, 95% के आंकड़े को क्रॉस किया, हालांकि कोई पोजीशंस बड़ी नहीं है, हो सकता है कि रोल ओवर की वजह से हो सकता है लास्ट में कम भी हो जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी स्लाइड पॉसिबिलिटी है, स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस तो निश्चित है, इंडस टावर स्टॉक को अपने रडार पर रखेंगे। बाहर निकलने के लिए आज सर 8 में से कोई भी स्टॉक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखिए सबसे कम भी जो पोजीशंस हैं वो BHEL के 83% के आसपास। समय हमारे पास वैसे अभी काफ़ी बचा हुआ है, लेकिन पोजीशंस काफ़ी देर से देख रहा हूँ घट नहीं रही है। इंडिया सीमेंट से 87, मनोपुरम है 88, GMR इंफ्रा 88, हिंदुस्तान कॉपर 88, RBL बैंक करीब 89% है, सन टीवी 94% और एस्कॉट 97-98% के आसपास चल रहा है। तो ये बाकी के 7 स्टॉक जो हैं वो 92 बने रहेंगे। 8वां स्टॉक भी है, मुश्किल है बाहर निकलना, BHEL 83% के साथ। एक स्टॉक ऐसा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 180% के साथ एंट्री करेगा। तो बस एक ही निश्चित है, बाकी लगभग मामला वैसा का वैसा रहेगा। थोड़ा सा मुश्किल है। चलो एक एंट्री होने की संभावना तो पूरी है। आईबुल हाउसिंग, तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस सुबह 9:15 बजे के आसपास रिकमेंड करने वाले हिमांशु जी वही राय देंगे। हिमांशु जी, आपने तो गजब 181 पर पकड़ा, 191 10 रुपये वहाँ से ऊपर इंट्राडे में गजब का मुँह आया। क्या किया जाए, होल्ड करें, बैन में जाने दें, अगली सीरीज में शिफ्ट कर लें, या मुनाफा वसूल करके शाम को पार्टी करें? अनिल जी देखिए, वैसे उसमें कोई हर्ज नहीं है थोड़ा सा बुक करके पार्टी करने में, लेकिन अनिल जी ये चीज मुझको सुबह इसकी इंट्यूशन थी, इसीलिए मैंने रिकमेंडेशन देते वक्त ये मेंशन किया था कि इसको कैश में खरीदे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ये सब चलता रहता है बैन का चक्कर। तो अगर आपने कैश में लिया है तो मुझे लगता है पार्ट प्रॉफिट बुक करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, और स्पॉट में लगभग 197 रुपए तक के हाई लग चुके हैं अनिल जी, 200 रुपए तक का एक टारगेट सुझाया था, तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। और अगर फ्यूचर्स में पोजीशन है और आप एक एडवेंचर करना चाहते हैं तो आई थिंक नाउ इज द टाइम टू रोल ओवर इन नेक्स्ट सीरीज, जैसा भी आपने सजेस्ट किया अनिल जी। एडवेंचर क्यों कहा अनिल जी? बैन में होने के बाद फिर दो रास्ते हाथ में रहती। देखो, शब्दों पे गौर फरमाना बहुत जरूरी है। हिमांशु जी को लग रहा है अगली सीरीज में जो भी ले रहा है वो एडवेंचर। वैसे तो देखो, ये बात तो सही है, मेरे से ज्यादा कौन जानता कि आईबुल हाउसिंग को रिकमेंड करना है या उसमें ट्रेड करना एडवेंचर ही है, एडवेंचरस है। करेक्ट। हाँ, तो इसलिए चलिए, मुझे इस बात की खुशी होगी, काफ़ी जो फंसे हुए लोग हैं जिन्होंने 250-250 रुपये के आसपास से लेके रखे हैं, लॉस बुक नहीं किया होगा, कम से कम उनके भाव वापस आने की तैयारी में होते हुए दिख रहे हैं। विशेष टिप्पणी आ रही है कुणाल जी की तरफ से। जी सर। अनिल जी देखिए, मैं तो केवल अनिल जी आपको ये कह रहा हूँ कि आज सवेरे हम जैन साहब की याददाश्त की बात कर रहे थे, उनको कैसे याद रहता है कि उस समय बारिश हो रही थी, कौन से कपड़े पहने थे। तो अनिल जी थोड़ी अगर आप भी अपनी याददाश्त पर जोर डालें तो अनिल जी, मैंने और राकेश जी ने 155-160 रुपए के आसपास, जब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक मेजर ब्रेकआउट दे रहा था, तब इसकी चर्चा भी की थी और कहा भी था कि बड़ा साहसी काम हम लोग कर रहे हैं। और अनिल जी वहाँ से देखिए कितनी तेज़ रफ्तार बढ़त देखने को मिली। तो अनिल जी थोड़ा सा क्रेडिट अनिल जी, क्योंकि बंसल जी नहीं है तो उनकी ओर से मैं स्वीकार नहीं, थोड़ा नहीं, बंसल जी नहीं है तो फिर मैं देना चाहता था, फिर मैंने कहा बंसल जी नहीं, कहीं बंसल जी बुरा मान जाएंगे, इस चक्कर में दिया नहीं। मुझे नहीं पता था आप भी मान जाएंगे। नहीं, 100% क्रेडिट है। और एक्चुअली कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें चार्ट पे कितने ही बढ़िया संकेत हो, फिर भी उन पर कॉल देने में डर लगता है, क्योंकि उनमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हिम्मत करके एक अच्छा कॉल दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल। और अच्छे वक्त पर भी इसको पकड़ा है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इस बीच सर थोड़ा निफ्टी पर प्रेशर आया है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको सडन डिप आते हुए दिखा है। एजीएम तो चल ही रही है, आई थिंक ऐसा अभी तक कुछ ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया, ना ही इंडस्ट्रीज की तरफ से, ना ही जियो फाइनेंशियल को लेकर जिसका एक्सपेक्टेशन है। एजीएम अभी भी चल रही है, आई डोंट नो, आ भी सकता है, बट पिछले 2 मिनट में देखिए सर, जियो फाइनेंशियल ऊपर से 5% घटा है, जो लगभग 3-3.5% मजबूत था। हाई 222, अभी 211 पर ट्रेड करा। तो जियो फाइनेंशियल को लेकर जो ज़्यादा लोगों को उम्मीदें थी कि इसके बारे में ये कहा जाएगा, वो कहा जाएगा, वैसा शायद अभी तक कोई बड़ी चीज़ शायद बाजार को जितनी सुननी थी वो अब क्या सुनी, यही तो सुनाएंगे क्या क्या कारोबार किया जा सकता है, ये थोड़ी बोलेंगे इतना कारोबार हो जाएगा। एग्जैक्टली। ज़्यादा उम्मीद से जाए तो उसकी तकलीफ है। तो आई थिंक वही होता दिख रहा है, लेट्स सी क्या होता है। आइए सचिन जी के लिए एक बिल्कुल BTS डबल टी का बताएं सर। 3 हफ्तों की एक शानदार रैली के बाद ट्रेंट लिमिटेड में एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। कल के सत्र या फ्राइडे के सत्र में भी इसमें जिस तरीके से पोजीशनिंग हुई थी, अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से नीचे इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है, प्लस आज भी
अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ये ट्रेंड हो रहा है। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक क्विक ड्रॉप हो सकता है। 2000 का लेवल जैसे ही टूट जाता है तो लगभग अराउंड 1900 के पहले मेजर कोई सपोर्ट नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, फ्रेश शॉर्ट्स आप अभी भी यहाँ पर बनाएं। लगभग 1955 1950 के आसपास का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा लगभग अराउंड 1900 का। बिकवाली करनी है ट्रेंड के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आप 2022 पे लगाएं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके 2022 पर स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेंड पर बेचना है। तस्वीर जी की तरफ से दूसरा सेल कॉल आपको आते दिख रहा है। थोड़ी देर पहले एम्फेसिस की बात कर रहे थे, अब ट्रेंड पर बिकवाली करके चलें। 2000 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। ओके इस पर भी रहेगी बाजार की नज़र। रिलायंस इंडस्ट्री से थोड़ा प्रेशर आ रहा है, हालांकि 19,300 निफ्टी इस समय होल्ड करते हुए आपको दिख रहा है। बट एग्री कमोडिटीज में बड़ा एक्शन बन रहा है और आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, शुगर प्राइसेस पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी में आते हुए दिखे हैं, तो वहां पर क्या मूव है, बाकी एग्री कमोडिटीज में भी क्या कुछ हो रहा है, एक बार जरा नेहा से अपडेट ले लिया जाए। नेहा बताइए, सडनली यहाँ पर एक्शन आ गया। बिल्कुल, और यहाँ पर शक्कर की जो कीमतें, रॉ शुगर है वो थोड़ा फोरफ्रंट पे आ रही है। वैसे तो हमने तिलहन और खाने के तेलों में देखा है, लेकिन रॉ शुगर पे फोकस करना जरूरी है। 1 महीने की ऊंचाई पर है आइस रॉ शुगर। वाइट शुगर या रिफाइंड शुगर की भी बात करें तो वो भी यहाँ मजबूत होती दिखी है। वीकली स्ट्रेंथ 4.5% की, और अगर मासिक आधार पर भी देखें तो डबल डिजिट गेन्स यहाँ बनते दिखे हैं। प्राइमरी कारण क्या है? दरअसल भारत से एक्सपोर्ट बैन ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि भारत दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्टर्स में से आ जाता है। ये जो शुगर सीजन है जो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा, 22-23 वाला, इसमें हमने बैन लगता हुआ देखा 60 लाख टन के एक्सपोर्ट के बाद कि ये लिमिट लग गई, और उसके पिछले साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुए थे 111 लाख टन के। और अब फिर से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो नया शुगर सीजन है 23-24 का, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होगा, वहां पर भी एक्सपोर्ट्स खोलने को लेकर अभी किसी तरह का कोई यहां पर अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। इस्मा के प्रेसिडेंट भी हमारे चैनल पे थे, उन्होंने कहा कि अभी देखना होगा, अक्टूबर के महीने में ही किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, थाईलैंड की बात करें, यहां पर चीनी उत्पादन घटने की आशंका है। माना जा रहा है कि यहां पर चीनी उत्पादन 17 साल के निचले स्तर पर जा सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग ग्लोबल चीनी के भंडार को लेकर 15% की गिरावट बता चुका है, 13 साल का निचला स्तर। और ISO यानी कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर जो पहले सरप्लस बन रहा था, अब वो एक भारी डेफिसिट में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 21 लाख टन का डेफिसिट। सो ऑल एंड ऑल यहां पर उत्पादन को लेकर चिंताएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसी कारण से चीनी की कीमतों को फिर बल मिल रहा है। रिसेंटली 25 सेंट के पास जाते हुए दिखाई दी हैं। सिर्फ यही नहीं, तिलहन खाने के तेलों की बात करें, स्ट्रेंथ यहां भी दिखी है। इसी महीने अगर पिछले 2 हफ्तों में बात की जाए तो खाने के तेल ऑलमोस्ट 7 से 10% तक ऊपर गए हैं। सोयाबीन 1 महीने की ऊंचाई पर है, और यहां पर भी उत्पादन को लेकर चिंताएं दिख रही हैं, क्योंकि जितने खेती वाले इलाके हैं वहां पर बारिश कम हो रही है, हीट वेव है और सूखे की स्थिति बनी हुई है। तो खाने के तेल, तिलहन, कॉटन और प्राइमरली शुगर की प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये बड़ा प्राइस मूवमेंट आपको हो रहा है, और शुगर स्टॉक्स में तो आज हम बड़ा एक्शन भी देख ही रहे हैं, बट बाकी एग्री कमोडिटीज पर भी रखें नजर। आगे शायद बाजार पर भी इसका रिएक्शन आपको आते हुए दिखे। बलरामपुर चीनी सुबह भी थोड़ा एक्टिव दिख ही रहा था, रेडार पर रखिए इस स्टॉक को। इस बीच 19,300 तक निफ्टी फिसल चुका है, थोड़ा प्रेशर अब रिलायंस से जो बिकवाली हुई है उसका हुआ है। 44,500 के जस्ट नीचे अभी अभी आपको बैंक निफ्टी भी आते हुए दिखाए, तो भी रखिए अपने रेडार पर। देखते हैं कैसी एक्शन इस पर रहेगी। सिद्धार्थ जी, शुगर स्पेस कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर हो इस समय? देखिए दीप, शुगर स्पेस में जो मेन बिजनेस अब जो दिख रहा है, जहां पे बहुत अच्छे मार्जिन और यील्ड है, वो इथेनॉल है। और बैलेंस शीट के लिहाज से अगर पूरे स्पेस में कोई स्टॉक हो तो वो है बलरामपुर चीनी। मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी में कैश लेवल्स भी अच्छे हैं, मार्जिन बेहतर है, और इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो ये पूरे स्पेस में, हालांकि हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट नहीं है, बट अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस और साइज को देखा जाए तो बलरामपुर चीनी अव्वल नंबर कंपनी निकलेगी। वायदा कारोबार की एकमात्र शुगर कंपनी बलरामपुर, इस पर रखिए नजर। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, बट वैसे आपको अच्छे मूड में ही बलरामपुर भी इस समय दिख रहा है। एक और स्टॉक जो आज अच्छे एक्शन में है, पावर ग्रिड। यहाँ पर 3.25% की तेजी बनी हुई है। पिछले हफ्ते भी अच्छी मूव इस पर बनी हुई थी, अदरवाइज भी आपको बढ़िया मोमेंटम इस पर बनते हुए दिखा है। एक बार जरा कुणाल जी से अपडेट ले लिया जाए। कुणाल जी, 250 के लेवल्स तक आ गया पावर ग्रिड, जरा बताएं सर अब क्या करना है इसमें।
देखिए एक सपोर्ट कायम हुआ है दीपांशु, और चार्ट पर बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 243 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट कायम हो चुका है, जो 2-3 बार वैलिडेट हो गया है। तो 243 के नीचे ये जाने की संभावना कम दिखती है। स्टॉक कंसोलिडेशन के दौर में है, और जैसे ही ये 250 को पार करेगा तो फिर इसमें आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा, जिसमें वापस से जो भी इसके रिसेंट हाइज हैं 265 रुपए के, उनकी ओर स्टॉक बढ़ेगा। तो थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, यहाँ पर 243 पर एक स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने के लिए। ओके ये है आपके लिए पावर ट्रेड, जिस पर रखिए नजर। डेज हाई पर है, अच्छी मूव आ रही है। आइए 3:20 हो चुके हैं, लेते हैं अनिल जी के स्ट्रैटेजी। ग्लोबल मार्केट्स तो अपने मोमेंटम में बनी हुई है सर। 70 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, नास्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स में खरीदारी है। यूरोप भी मजबूत है। बस थोड़ा रिलायंस से प्रेशर आया, 19,300 पर है निफ्टी। बैंक निफ्टी जो 44,500 के लेवल की बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट वहीं पर है इस समय सर। एग्जैक्टली वहीं पर है, दोनों वहीं बंद हो रहे हैं, जो सबसे मतलब अहम इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर नीचे से आप डिसाइड करें और वहीं पर बंद हो, इसका मतलब क्लियर है कि आपको कल का इंतजार करना है। तो 19,300 पर निफ्टी बंद हो रहा है, उसके नीचे बंद नहीं हो रहा, राहत की बात है। लगातार दूसरे दिन उसके नीचे बंद होता तो थोड़ी चिंता तो होती। तो आज एक दिन बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे हम निफ्टी पर। मजबूत तो नहीं है, लेकिन उतना खराब भी नहीं है जो हो सकता था। बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर बंद नहीं हो रहा, लगभग वहीं पर हो रहा, 5-15 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता। तो ये मजबूत है ही। तो इसमें मजबूती का ट्रेंड बना है, ये मजबूत है। निफ्टी में कमजोरी का ट्रेंड बना हुआ है, कमजोर है। वो जो क्लोजिंग है, वैसी क्लोजिंग जो शुक्रवार की थी, कमोवेश वैसी क्लोजिंग आज भी आपको मिल रही है। क्या करना चाहिए? लॉन्ग पोजीशन है 19,200 के पुट ऑप्शन से हेज करें। शॉर्ट पोजीशन है तो 19,400 के कॉल ऑप्शन से हेज करें, अगर आप 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। फ्रेश पोजीशन बनाई जाए, जवाब है निफ्टी में ना, नहीं बनानी। 19,300 पर कोई ट्रेड बनता नहीं है, ये क्लियर कट है। बैंक निफ्टी 44,500 पे बंद हो रहा है। लॉन्ग पोजीशन रखी जा सकती है, बिल्कुल रखी जा सकती है। हेज करनी चाहिए, ज़रूरत नहीं। अगर आप करना चाहें तो 44,300 या 44,000, जो आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी रिस्क लेने की ताकत हो, उस हिसाब से। कम रिस्क लेनी है, 44,300 का पुट ऑप्शन खरीदें। ज़्यादा रिस्क लेने की ताकत है, 44,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप हेज कर सकते हैं। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो 44,700 या 45,000, आपकी जो मर्जी हो, वो एक कॉल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई रखी जा सकती है, जहाँ रखी जा सकती है, कोई चिंता नहीं। निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए, थोड़ा सा रिस्की कंपेरेटिवली। तो सिंपल सी चीज़ है। लॉन्ग साइड पर निफ्टी कंफर्टेबल है, शॉर्ट साइड पर बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर आपको नजर आएगा। गॉट इट। बैंक निफ्टी अभी भी लीडरशिप बरकरार है, लॉन्ग साइड पर इस पर ही करना है फोकस। आइए ब्राइटकॉम, ये लगातार आपके रेडार पर रहा भी है। ईडी ने ग्रुप पर छापेमारी की कार्रवाई करी है, इससे जुड़ा एक प्रेस रिलीज भी आया है। क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं और भी क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, एक बार इस पर कर लेते हैं फोकस। आशीष है हमारे साथ। आशीष बताइए क्या कुछ है लेटेस्ट? दीपांशु, लगातार खबरें आ रही है और लगातार स्टॉक लुढ़कता जा रहा है। देखिए आज भी 5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 20 रुपये से नीचे आ चुका है अभी स्टॉक। अब देखिए दरअसल 23 अगस्त को जो छापेमारी हुई थी उसका अपडेट हमने आपको बताया था, लेकिन अब क्योंकि प्रेस रिलीज आ गई तो और फाइनल डिटेल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर आप देखें तो ईडी की रिलीज में कहा गया है कि सेबी की तरफ से जो ऑर्डर आया है, इसके बाद इन्होंने फेमा के अंतर्गत यहाँ पर अपनी जांच का जो दायरा है वो बढ़ाते हुआ नजर आया है। अब विदेशी सब्सिडीज में इन्होंने 868 करोड़ के जो इम्पेयरमेंट किए थे, यहाँ पर फेमा का उल्लंघन किया। सिर्फ इतना ही नहीं है, सब्सिडीज को करीब 300 करोड़ के जो है लोन दिए गए थे, यहाँ पर गड़बड़ी है। और साथ में अगर आप देखें तो जो प्रेफरेंशियल इशू पर सेबी ने भी सवाल उठाए थे, यहाँ पर ईडी ने भी अपनी रिलीज में एक आया कि राउंड ट्रिपिंग देखने को मिली है फंड्स की, यानी कंपनी ने अपनी फंड्स को घुमा के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से दिखाया, जो कि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो बड़ी हेरा फेरी यहाँ पर नजर आ रही है। अब जब हमने अपडेट देकर ये बताया कि 3 करोड़ की जो कैश बरामदगी है वो आपको ऑडिटर पी मुरली मोहन राव के घर से देखने को मिली थी, लेकिन अब एक और एडिशनल डिटेल ये भी आ रही है कि 3 करोड़ कैश के साथ 9 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। और जो रेड्डी साहब हैं, इनके घर को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया, क्योंकि सेबी के ऑर्डर में कहा गया था कि अब कोई भी कंपनी के अंदर ये पदभार नहीं संभाल पाएंगे। तो 27 अगस्त को बोर्ड की बैठक थी बीसीजी की, जहां पर जो सीईओ और सीएफओ इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब कंपनी नए सीईओ और सीएफओ की तलाश कर दी है। लेकिन स्टॉक में अगर आप देखें तो लगातार बड़ी गिरावट है। और मुझे याद है सर, जब बहुत बड़ा इसमें मार्केट यूफोरिया बना था, तब से आपने भी कहा था 78 रुपए पे मुझे याद है, तब हमने फर्स्ट टाइम कवर किया, हमने कहा कि बेच के निकल जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रही है। वही है कि काफ़ी लोग, अब ट्रोलिंग भी हुई थी काफ़ी कि आप समझ नहीं रहे हैं क्या मॉडल है, नई ज़माने की कंपनी की बात की जाती है, तभी इसकी ये बात होती थी। सबका अपना अपना व्यू है। देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे लोगों के व्यू आते हैं। कई लोगों के ऐसे व्यू आते हैं। आपने
किसी बाजार के बड़े दिग्गज का ये इंटरव्यू किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। देखिए, कोई इवेंट होने के बाद तो किसी पर भी उंगली उठाना बड़ा आसान काम है। कि आज मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी भी पैनल पे किसी का भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि कोई सही है गलत है? या किसी भी मार्केट के गेस्ट का हम इंटरव्यू करते हैं, ये तो 5 साल 7 साल 10 साल बाद पता चलता है कौन सही निकला कौन गलत निकला है। पहले से सबको पता हो तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो रेगुलेटर्स ही इसीलिए बने हुए हैं, हमारी तो छोड़िए। तो ये तो ठीक है, बाद में होने के बाद में बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से करते कराते हैं। कुछ कुछ संकेत मिलते हैं हमें जिनके दम पर हम कुछ चीज़ कंपनियों के बारे में अलर्ट करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाना बंद कर देते हैं, उनकी प्रेजेंस कम कर देते हैं, या जहाँ में हल्का फुल्का, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हम उन पर बिल्कुल 100% किसी तरह से डाउट कर रहे हो या कह रहे हो कि वो गलती हो, ये हमारा काम नहीं है, ना हमें पता लग सकता है। लेकिन हम जहाँ हमें थोड़ा सा भी डाउट लगे कि नहीं कुछ हो सकता है ऐसा हो, तो हम कम कर लेते हैं या हम बंद कर देते हैं कि भाई ठीक है, हम किसी पे आरोप लगाए ना लगाएं, लेकिन हम हमारी सावधानी रख सकते हैं। तो ऐसा हमने कई बार किया है, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे, सीधी सी बात है। रहा सवाल स्टॉक का, लगातार हम हर एक लेवल पे अलर्ट करते आए। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उन्हें पता है कि जब आप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हैं तो आपकी क्या रिस्क होती है, गवर्नेंस इशू आपको समझ में आते ही हैं। यही चीज़ें होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करती है। फिर भी अब जिनके पास हैं, देखो अब क्या होता है, क्योंकि अब वैसे तो सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है, पता नहीं कौन खोलेगा, कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, और खुलेगा तो भी क्या मिल जाने वाला है, वैसा वाला हाल है। तो आई थिंक अब ऐसे स्टॉक्स में ये रिस्क होती है कि आपके पैसे जाते तो पूरे पैसे जाते हैं। करेक्ट सर, बस ये तो वैसा है कि मतलब नुकसान पूरा होता है फिर। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं हमने तो 5 में लिया था, 15 में लिया था, 25 में लिया था, हमारा नुकसान नहीं। तो ठीक है, अच्छी बात है। जब गिरता है तो एग्जिट नहीं मिलता है फिर, बस मेन वही है। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए ब्राइटकॉम, सावधानी बरतिए और ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहिए। खैर, बाकी डिसीजंस आपके ऊपर ही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। आखिरी कुछ मोमेंट्स हैं, देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर अगर आपको मूवमेंट आते हुए दिखा है। ब्राइटकॉम तो लोअर सर्किट पर है, बट रेलटेल इसको अपने रेडार पर रखिएगा। 16% ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। रेलवे स्टॉक्स की चांदी बनी हुई है इस समय और बड़ा उछाल इस पर आते हुए दिखा है। आज सुबह कुणाल जी ने 10 की कमाई में भी इसकी बात करी थी। 178 पर कुणाल जी रेकमेंड किया था। ऑफ कोर्स 10 की कमाई है, पोजिशनल टारगेट्स दिए थे 225, 250, 275 के। बट अगर इंट्राडे हिसाब से देखें तो अच्छी गेन आज ही आ गई है। कुछ मुनाफा बुक करना है या कुछ स्टॉप लॉस लेवल ट्रेल करना चाहेंगे इसमें सर? देखिए, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आज पोजिशनल बेसिस पर आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। तो जिनके पास पोजीशन है, थोड़ा सा इसमें एक बड़ा व्यू रखें, थोड़ा इसको टाइम दें, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। और एक बड़ा ब्रेकआउट अब चार्ट पर आ चुका है, तो ये 225, 230 और फिर बाद में ये 250, 275 के लेवल्स की ओर बढ़ रहा है, जिन लेवल्स की चर्चा आज सवेरे की थी। तो उन्हीं लेवल्स के लिए होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए रेलटेल। नजर रखिए, पोजिशनल बेसिस पर टारगेट्स जो हैं कुणाल जी के, वो आपके लिए बरकरार है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम भी थी। अब तक तो कुछ बड़ा नहीं आया, देखते हैं मार्केट बंद होने के बाद कुछ आता है कि नहीं। बट स्टॉक पर अभी थोड़ी देर प्रेशर बना है और टॉप लूजर है, 1.5% का कट रिलायंस आपको दिखा रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस पर भी प्रेशर है, 1% नीचे आपको दिख रहा है। हिंडाल्को यहाँ पर करीब 1% की गिरावट है। नेस्ले, टाइटन, एचसीएल टेक, आईटीसी, टाटा मोटर्स, एचयूएल, सारे दिग्गजों में आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। बट उसके सामने पावर ग्रिड टॉप गेनर है, ऑलमोस्ट 3% की तेजी इस पर आई है। एलएनटी में अच्छी खरीदारी रही है, आज 2% ऊपर। एमएनएम की तरफ से सहारा है। बीपीसीएल सुबह से बजिंग है। एचडीएफसी बैंक, सुबह इसकी बात भी हो रही थी, आज बाजार को और बैंक निफ्टी दोनों को इसने सहारा दिया है, 1% ऊपर। टाटा कंज्यूमर, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, एनटीपीसी यहाँ पर भी मूव आई है। कोटक, एसबीआई, एक्सिस यहाँ पर भी आपने खरीदारी होते हुए देखिए। बजाज फाइनेंस ये भी पॉजिटिव रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, कई सारे स्टॉक्स है जहां पर जबरदस्त एक्शन रहा। इंडिया बुल्स हाउसिंग हालांकि वापस बैन में जाने की तैयारी में है, बट आज जो बैन से बाहर था 11.25% ऊपर ये आया है, 190 के पार जाते हुए। इंडिया सीमेंट्स बैन में है, 5% ऊपर। पीरामल एंटरप्राइजेस 5% ऊपर। मनापुरम बैन में है, 4% ऊपर। ग्लेनमार्क में अच्छी मूव आई है। जीएनएफसी बैन से बाहर आया, 3.5% ऊपर। बीएचईएल में खरीदारी रही। आईआरसीटीसी ने अच्छा मोमेंटम पकड़ा है आज। जेएसपीएल, लुपिन, टाटा केमिकल्स, नैल्को, एनएमडीसी, कोरोमंडल, वेदांता, भारत फोर्ज यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी दिखी है। गिरावट एम्फेसिस, जहां पर सत्य जी का शॉर्ट कॉल भी आया था। परसिस्टेंट, कोफोज, तो मिड कैप आईटी पर आज क्लियर प्रेशर आपको बनते हुए दिखा। टाटा कम्युनिकेशंस पर मुनाफा वसूली थी। डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर कमजोरी थी। डेल्टा कॉप ये भी बैन से बाहर आया था, आज कुछ ज्यादा खास मूव नहीं आई, 1% नीचे बंद हो रहा है।
डाबर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बंधन बैंक, पिडिलाइट, यहाँ पर भी आपने प्रेशर बनते हुए देखा। ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्मेंस है, 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है, 0.5% ऊपर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा है। रियलटेल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 15% का बड़ा उछाल आया है, बट साथ ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 9% ऊपर था, जमुना ऑटो 7.5% ऊपर, SJVN में अच्छी खरीदारी रही, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया सुबह से बजिंग है 5% ऊपर, एंजल वन ये भी 5% ऊपर रहा। साथ ही हमने राइट्स, इरकॉन जैसे रेलवे स्टॉक्स पर भी अच्छा मूवमेंट देखा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 4% की तेजी दिखाता हुआ, कल्याण ज्वेलर्स ये भी बजिंग था सुबह से ही, जुबिलेंट फार्मोवा में अच्छी मूव आई है, ग्राफाइट, NBCC, साथ ही ब्लू स्टार, अंबर एंटरप्राइजेस, जुबिलेंट इंग्रेविया और गुजरात एल्कलीज यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आपने देखी है। ऑल इन ऑल अनिल जी आपके एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ही बंद हो रहे हैं, फाइनल क्लोजिंग भी इसके इर्द गिर्द ही आने चाहिए। एग्जैक्टली 19,300 निफ्टी सर और 44,497 बैंक निफ्टी। ओके, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग एकदम वहीं पर बिल्कुल आप देख एग्जैक्ट लेवल्स 19,300, 44,500, यही कमाल है डेटा का। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 19,306, बाल बचे 19,300 के ऊपर और 44,494, 44,500 के ऊपर बंद नहीं होना है 2-5 पॉइंट ही सही, लेकिन बंद नीचे ही होंगे। दूसरी बार ऐसा हुआ है, तीसरी बार 4 दिनों में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि आप 19,500 के बिल्कुल करीब जाकर बंद हुए। कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। धन्यवाद देंगे हमारे सभी मेहमानों का, कुणाल जी, हिमांशु जी, सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वागले साहब, सचिन जी और सिद्धार्थ जी का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। डन सर, धन्यवाद।